U19 हिंदी अध्याय 181 वास्तुकला संरचना 5 और अद्यतन _1 बैकवोट। लेकिन आप उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। बात सिर्फ इतनी है कि स्थिति बहुत असाधारण थी। मास्टर बान ने खुद से कहा। आखिरकार अपने जीवन के कई वर्षों में उन्होंने ज्यादातर सफेद बालों वाले फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ काम किया था और उन्होंने कभी किसी किशोर को इतने बड़े आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग शॉप प्रोजेक्ट में फॉर्मेशन बनाते नहीं देखा था। मास्टर बान आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। अब जब उनके पास एक फॉर्मेशन मास्टर था तो मास्टर बान ने भी राहत की सांस ली। चूंकि उनके पास कोई और काम नहीं था, वे एलडयू के साथ महुआ के पीछे खड़े हो गए और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर महुआ को फॉर्मेशन बनाते हुए देखने लगे। एलडयू ने मास्टर बान को इतना तल्लीन देखकर धीरे से पूछा, क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं? मास्टर बान ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं समझता, और बदले में पूछा, क्या आप समझते हैं? एलडयू ने भी अपना सिर हिलाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या देख रहे हैं? मास्टर बान ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो और फिर भी देख रहे हो। एलडयू ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं बस उत्सुक हूं, बगल से देख रहा हूं। मास्टर बान ने मन ही मन कहा, मैं पहली बार इतने बड़े बच्चे को आकृति बनाते हुए देख रहा हूं, मैं तुमसे भी अधिक उत्सुक हूं। मास्टर बान ने महुआ की ओर देखा, फिर अपने द्वारा बनाई गई संरचना की ओर और धीरे से पूछा, ये किस स्तर का गठन है? एलडयू भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने महुआ की संरचनाओं की गुणवत्ता के आधार पर अनुमान लगाया, मुझे लगता है कि यह प्रथम श्रेणी का होगा। मास्टर बान चौंक गए और बोले, आह। एलडयू ने उससे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और चुप हो गए। अपनी आवाज धीमी रखो, उसके चित्र में बाधा मत डालो। मास्टर बान ने फिर अपनी आवाज धीमी की और पूछा, कौन सी पहली कक्षा? प्रथम श्रेणी गठन विधि। मास्टर बान ने बार बार अपना सिर हिलाया, असंभव। इसे ले लो या छोड़ दो, एलडयू ने उदासीन भाव से कहा। मास्टर बान को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि एलडयू उन्हें धोखा नहीं देंगे। सोचने के बाद वे बस महुआ के ब्रश के नीचे बनी संरचना को देखते रह गए। यद्यपि वह संरचनाओं को नहीं समझता था, फिर भी वह संरचना पैटर्न की गणना कर सकता था। 1, 2, 5, इसमें केवल 5 पैटर्न हैं। 1, 2, 3, 7, इसमें तो केवल 7 ही हैं। मास्टर बान अचानक जटिल लगने लगा। एक किशोर जो 7 फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में सक्षम था, पहले से ही एक साधारण फॉर्मेशन मास्टर के बराबर स्तर पर था। इस स्तर तक उसने अनजाने में केवल 7 कह दिया था, सचमुच वह गिनती भूल गया था। मास्टर बान ने गिनती जारी रखी। अंत में एकल संरचना में, जहां महुआ ने अपना काम पूरा किया और अपना ब्रश उठाया, उसने 9 पैटर्न गिने। 9 पैटर्न एक प्रथम श्रेणी बनाते हैं। मास्टर बान को गहरा सदमा लगा। क्या ये वास्तव में प्रथम श्रेणी की प्रशिक्षण पद्धति है? मास्टर बान का हैरान चेहरा देखकर एलडयू को मन ही मन खुशी हुई। जब उसने सुना कि महुआ प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि बना सकता है, तो उसके हाव भाव और लहजे में भी वही भाव थे, और शायद उसे भी मास्टर बान जैसा ही लगा होगा। मास्टर बान ने एलडयू की ओर देखा, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसे धीमा रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बच्चा अब एक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। एलडयू ने कहा, ताओवादी न्यायालय द्वारा उनका आधिकारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक नहीं। फिर भी यह अविश्वसनीय है। मास्टर बान ने अपना सिर हिलाया, उन्हें अभी भी यह अविश्वसनीय लग रहा था। अब जब उसने महुआ को पुनः चित्रांकन करते देखा, तो उसकी मनोदशा न केवल प्रशंसापूर्ण थी, बल्कि उसमें श्रद्धा का भाव भी था। आखिरकार यह एक प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि थी। अपने जीवन में उसने ऐसे ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर नहीं देखे थे जो प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि बना सके। मास्टर बान फिर से आगे झुके, आधारशिला की संरचना पर नजर डाली और बोले बिना नहीं रह सके, ये संरचना वास्तव में अच्छी तरह से बनाई गई है। एलडयू ने कहा, मैंने सोचा था कि आप संरचनाओं को नहीं समझते। जरूरत नहीं है, मास्टर बान ने हाथ हिलाया। इस संरचना के स्ट्रोक बिल्कुल किसी स्टेंसिल से उकेरे गए हों, इतने व्यवस्थित और सुंदर हैं। मैं इतने लंबे समय से जी रहा हूं और मैंने कभी इतने सुंदर ब्रश स्ट्रोक से बनी संरचना नहीं देखी। जब महुआ की प्रशंसा की गई, तो एलडयू को भी खुशी महसूस हुई, हालांकि उन्होंने फिर भी विनम्रता से कहा, बैकवोट, ओह, वह अभी भी बच्चा है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मास्टर बान एक बार फिर से फॉर्मेशन कार्य में डूब गए और उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
यौगिक संरचनाओं का एक सेट समाप्त करने के बाद मोहुआ की दिव्य भावना लगभग समाप्त हो गई थी, इसलिए उसने अपना ब्रश नीचे रख दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। एल्डर यू तुरंत एक सौम्य भाव के साथ पास आए, थके हुए। ये पहली बार था जब मास्टर बान ने एल्डर यू के चेहरे पर ऐसी दयालु नजर देखी थी। एल्डर यू के साथ इतने वर्षों तक काम करने के कारण उनकी छवि हमेशा से ही एक बुरे स्वभाव वाले, खट्टे चेहरे वाले, जिद्दी और लोगों को गालियां देने में जरा भी संकोच न करने वाले व्यक्ति की रही थी। लेकिन अब एल्डर यू बिल्कुल एक परोपकारी दादा की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। मास्टर बान को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ। सचमुच मोहुआ कुछ थका हुआ था। विभिन्न बड़ी निर्माण सामग्रियों पर आकृतियां बनाने में काफी आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ज्ञान की खपत होती थी, फिर भी यह उसकी अपेक्षित सीमा के भीतर था। मैं ठीक हूं, मुझे ध्यान में बैठने और थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है, मोहुआ ने कहा, हालांकि वह वास्तव में अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान तकनीक का उपयोग करना चाहता था। ठीक है, आराम करने के लिए अपना समय लें, जल्दी मत करो, एल्डर यू ने विनम्रता से कहा, और फिर उन्होंने मोहुआ को और अधिक परेशान नहीं किया, बल्कि मोहुआ द्वारा पूरी की गई संरचनाओं की जांच की और खुद से सोचा कि मास्टर बान वास्तव में सही थे, वे दोनों साफ और सुंदर थे। एल्डर यू की बातें सुनकर मास्टर बान अचानक चिंतित हो गए। एल्डर यू जल्दबाजी नहीं कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने एल्डर यू को एक तरफ खींच लिया और धीरे से पूछा, आपने कितने फॉर्मेशन मास्टर्स को काम पर रखा है? कितने फॉर्मेशन मास्टर्स से आपका क्या मतलब है? संरचना मास्टर्स जो वास्तुकला संरचनाएं बनाते हैं। एल्डर यू थोड़ा हैरान हो गए। मास्टर बान दंग रह गए। मुझे मत बताओ कि यह सिर्फ ये बच्चा मोहुआ अकेला है। एल्डर यू एक पल के लिए हिचकिचाए, सिर्फ एक, वह पर्याप्त होना चाहिए, है ना? मास्टर बान ने थोड़े आक्रोश के साथ कहा, एक ही काफी कैसे हो सकता है? इतने सारे फॉर्मेशंस के साथ ये बच्चा उन सबको कैसे पूरा कर पाएगा? अगर वह इसे अकेले भी कर ले तो भी ये प्रोजेक्ट पता नहीं कब तक टलता रहेगा। इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप और इतने सारे कारीगरों के साथ इसमें इतनी देरी कैसे हो सकती है? एल्डर यू ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और भौहें भी सिकोड़ने लगे। उन्होंने वास्तव में इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया था। जहां तक संरचनाओं का सवाल था, उन्हें हमेशा मोहुआ की क्षमता पर भरोसा था। भले ही वह आश्वस्त न हो, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि वह स्वयं फॉर्मेशंस को नहीं समझता था। लेकिन मास्टर बान ने एक सही बात कही, वास्तुकला संरचना मानचित्र घने और जटिल संरचनाओं से भरा था, अनगिनत, और उन्होंने सोचा कि क्या मोहुआ, जो कि मात्र एक लड़का है, वास्तव में उन सभी को पूरा कर सकता है। उसे इतना अधिक आकर्षित नहीं करना चाहिए कि दिव्य इंद्रियों का अत्यधिक उपभोग उसके चेतना सागर को नुकसान पहुंचा दे। एल्डर यू कुछ चिंतित थे। मोहुआ पर अधिक काम का बोझ डालने की अपेक्षा रिफाइनरी शॉप की प्रगति धीमी होना बेहतर था। लेकिन फिर एल्डर यू ने सोचा कि संरचनाओं से संबंधित किसी भी चीज के बारे में मोहुआ ने आमतौर पर सब कुछ अच्छी तरह से सोचा होता है। यदि उन्होंने कोई चिंता नहीं जताई होती तो शायद कोई समस्या नहीं होती। एल्डर यू ने मास्टर बान से पूछा, सामान्यतः इतने सारे फॉर्मेशन के साथ उन्हें पूरा करने के लिए कितने फॉर्मेशन मास्टर्स की आवश्यकता होगी? उन्होंने जवाब दिया, कम से कम 5 या 6 या 1 दर्जन तक। एल्डर यू चौंके, इतने सारे? मास्टर बान खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बोले, तुमने क्या उम्मीद की थी? वास्तुकला की संरचनाओं में कई संरचना पैटर्न होते हैं, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे 1 या 2 संरचना मास्टर पूरा कर सकें। एल्डर यू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन सौभाग्य से उनकी त्वचा काली थी और ये दिखाई नहीं दिया। यह ऐसी बात थी जिसे वह सचमुच नहीं समझ पाया था। इससे पहले मॉन्स्टर हंटर्स गरीब थे, उनके पास इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप बनाने के लिए स्पिरिट स्टोन नहीं थे, और केवल कुछ कमरों का निर्माण करना ही काफी बड़ी उपलब्धि थी, जिसके लिए किसी फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी। अब अचानक धन मिलने के बाद उन्होंने एक रिफाइनरी शॉप बनाने पर विचार किया ताकि निचले स्तर पर रहने वाले ढीले कल्टीवेटर्स का जीवन आसान हो सके। वरना शायद उन्हें अभी भी ये पता न होता कि वास्तुशिल्प संरचनाओं से निपटना इतना मुश्किल काम था। यदि मोहुआ न होता तो फॉर्मेशन मास्टर्स को काम पर रखने पर स्पिरिट स्टोन्स में संभवतः बहुत अधिक खर्च करना पड़ता। एक बार जब रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय बन गया और लाभ के लिए संचालित होने लगा, तो उसे निश्चित रूप से मोहुआ को अधिक स्पिरिट स्टोन आवंटित करने पड़े। बड़े यू ने मन ही मन सोचा।
हुआ ने योजनाबद्ध वास्तुकला संरचना मानचित्र का अनुसरण किया, एक के बाद एक संरचना, एक के बाद एक यौगिक संरचना का चित्रण किया, विधिपूर्वक किसी भी विवरण की अनदेखी नहीं की। जब उनकी दिव्य इंद्रियां थक जाती थीं, तो वे आराम करने के लिए ध्यान में बैठ जाते थे, और जब थक जाते थे तो आराम करने के लिए एक तरफ बैठ जाते थे तथा थकान दूर करने के लिए कुछ सिद्धांतों के साथ फॉर्मेशन बुक्स निकालते थे। अच्छे आराम के बाद उन्होंने ड्राइंग फॉर्मेशन जारी रखा। इस प्रकार के बड़े पैमाने के निर्माण के लिए जटिल संरचना पैटर्न की आवश्यकता होती है, और जबकि वास्तविक चित्रण विशेष रूप से कठिन नहीं था, यह नीरसता और संरचना मास्टर के धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा लेता था। सौभाग्य से मुहुआ अतीत में दिन रात अभ्यास करने के कारण फॉर्मेशन पेंटिंग का आदी हो गया था और उसने वास्तविक प्रक्रिया को अपना लिया था। इसके अलावा उसने राक्षस रक्त की 1000 बोतलें इकट्ठी कर ली थीं, जिन्हें आध्यात्मिक स्याही में बदल दिया गया था, और उसे एहसास हुआ कि उसे अब इसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो समय के साथ स्याही की शक्ति कम हो जाएगी, जो कि व्यर्थ हो जाएगी। वह खून था जिसे मोहुआ ने राक्षस जानवरों से बोतल बोतल करके निकाला था। दिन बीतते गए और मोहुआ ही एकमात्र व्यक्ति था जो लगातार फॉर्मेशन पर काम कर रहा था। मास्टर बान को एहसास हुआ कि एल्डर यू ने वास्तव में अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स को आमंत्रित नहीं किया था, मोहुआ ही एकमात्र व्यक्ति था जो फॉर्मेशंस को चित्रित कर रहा था। इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप जिसमें इतनी सारी इमारतें, इतनी सारी संरचनाएं, जिनमें सभी में असंख्य संरचना पैटर्न है, इन सबका चित्रांकन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना था। इसके बारे में सोचते ही मास्टर बान के सिर में झुंझुनी होने लगी। ये कब तक चलेगा कौन जाने। मास्टर बान चिंतित थे, लेकिन उन्होंने मोहुआ से सीधे इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले मोहुआ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरा, जब से यह पता चला कि मोहुआ एक फॉर्मेशन मास्टर है जो प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि से चित्रकारी करने में सक्षम है, मास्टर बान को एक नई श्रद्धा महसूस हुई और अब मोहुआ के साथ बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई। फॉर्मेशन मास्टर्स को हमेशा से ही सम्मानित दर्जा प्राप्त रहा है, जो इन निम्न स्तर के लूज कल्टीवेटर्स से बहुत अलग है। एक शिल्पकार के रूप में मास्टर बान अक्सर फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ बातचीत करते थे, जिनमें से अधिकांश के साथ व्यवहार करना कठिन था। वे या तो अभिमानी या लालची थे, और जबकि कुछ सतह पर विनम्र दिखाई देते थे, वे शिल्पकारों को नीची नज़र से देखते थे। आखिरकार कारीगरों को केवल कठिन शारीरिक श्रम में लगे मजदूर ही माना जाता था, जिनकी तुलना फॉर्मेशन मास्टर्स से नहीं की जा सकती थी। इसलिए वे फॉर्मेशन मास्टर्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे और अक्सर उनसे परेशान रहते थे। यदि कोई निर्माण सामग्री ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त नहीं थी, तो फॉर्मेशन मास्टर उसे बदलवा देते थे। यदि कोई लेआउट वास्तुकला संरचना मानचित्र से मेल नहीं खाता था, तो उन्हें उसे तोड़कर पुनः बनाने का आदेश दिया जाता था। और कभी कभी जब फॉर्मेशन मास्टर ने फॉर्मेशन को चित्रित करते समय गलती की थी, तब भी कारीगरों को ही सुधार करना पड़ता था। मास्टर बान कई दिनों तक हिचकिचाते रहे, फिर भी उन्होंने मोहुआ से बात करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ दिनों के बाद मास्टर बान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कई इमारतों की नींव और आंतरिक दीवारों पर पहले से ही संरचनाएं चित्रित थीं। मास्टर बान ने कई बार आगे पीछे घूमकर वास्तुकला संरचना मानचित्र की जांच की और पाया कि संरचनाएं वास्तव में मानचित्र पर नियोजित संरचनाओं से बिना किसी विचलन के मेल खाती हैं। मास्टर बान हक्के बक्के रह गए, इन संरचनाओं को बहुत जल्दी चित्रित किया गया था। क्या इतने सारे फॉर्मेशन इतने कम समय में वास्तव में एक ही फॉर्मेशन मास्टर द्वारा पूरे किए जा सकते हैं? मास्टर बान ने चुपचाप मोहुआ को आगे देखा। तभी उसने देखा कि मोहुआ का ब्रशवर्क अत्यंत कुशल था, बिना किसी हिचकिचाहट के, मानो संरचना पैटर्न उसके दिल में अंकित हो गए हों, और उसने एक तरल अनुग्रह और प्रभावशाली गति के साथ पेंटिंग की। मास्टर बान के अनुभव में फॉर्मेशन डायग्राम पर विचार करते समय फॉर्मेशन मास्टर्स अक्सर प्रत्येक स्ट्रोक से पहले चिंतित और सतर्क रहते थे। फॉर्मेशन पूरा करने के बाद पीले दिखने लगते थे और चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम करने की जरूरत महसूस करते थे, जिससे समय काफी लंबा खींच जाता था। लेकिन मोहुआ नहीं, जिसने निर्णायक रूप से प्रत्येक स्ट्रोक को ब्रश किया, पेन के प्रत्येक गिरने के साथ एक फॉर्मेशन पूरा किया और तेजी से अगले पर आगे बढ़ गया। यहां तक कि उनके ब्रेक भी ध्यान केंद्रित करने के ही होते थे, जिसके बाद वे तुरंत वापस लौट आते थे, तरोताजा हो जाते थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे मापदंडों के अनुसार 4 या 5 फॉर्मेशन मास्टर्स मिलकर भी अकेले मोहुआ से अधिक तेज नहीं हो सकते। मास्टर बान को सचमुच एक आंख खोलने वाला अनुभव हुआ।
इतने वर्षों से उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो पानी पीने की सहजता से संरचनाओं का चित्र बना सके। क्या ऐसा हो सकता है? वह सचमुच समय सीमा से पहले इतने सारे फॉर्मेशन खुद ही बना सकता है। मास्टर बान को कुछ हद तक अविश्वास था, फिर भी वे उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे। मो हुआ ने संरचनाओं को व्यवस्थित सटीकता के साथ, लेकिन बहते बादलों की तरह स्वाभाविक प्रवाह के साथ चित्रित किया। इस बीच तोंगशियान शहर में इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप का निर्माण स्वाभाविक रूप से शहर के प्रभावशाली परिवारों के बीच आम बात हो गई थी। रिफाइनरी शॉप से कुछ ही दूरी पर एक गली थी जहां एक चाय की दुकान थी। दूसरी मंजिल पर एक सुंदर ढंग से सजा हुआ निजी कमरा था, सादा लेकिन सुंदर, सुगंधित धुंध और चाय की खुशबू से भरा हुआ। बूढ़े मास्टर अन और अन परिवार के मुखिया अन योंगलू एक दूसरे के सामने बैठकर निजी कमरे में चाय पी रहे थे। एन योंगलू ने बूढ़े मास्टर एन के लिए चाय डाली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस बार एल्डर यू ने सचमुच बहुत मेहनत की, इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप का निर्माण किया। उन्होंने आध्यात्मिक खदानें छीन ली, कुछ पूंजी अर्जित की और स्वाभाविक रूप से वे बड़े उद्यम शुरू करना चाहते हैं। कियान परिवार ने इस बार सचमुच अपनी पत्नी और सैनिकों को खो दिया है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एन योंगलू ने कुछ प्रसन्नता से कहा। बूढ़े मास्टर अन ने अपने बेटे की ओर देखा और असहाय होकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारे लिए अच्छी खबर है ना? एन योंगलू चौंका, क्या यह अच्छी खबर नहीं है कि कियान परिवार को नुकसान हुआ है? बूढ़े मास्टर अन ने हताश होकर कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप के निर्माण और इतनी सारी आध्यात्मिक कलाकृतियों के परिशोधन से न केवल कियान परिवार प्रभावित होगा, बल्कि हमारे अन परिवार का व्यवसाय भी प्रभावित होगा। और इस लेआउट को देखो, ये सिर्फ एक रिफाइनरी की दुकान नहीं है, बल्कि एक कीमियागर का व्यवसाय भी है। अगर यू चांगलिन इसे सचमुच बनवा दे तो क्या होगा? फिर हम उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? लेकिन सबसे पहले चिंता करने वाली बात तो कियान परिवार की समस्या है। हमारे आन परिवार का कलाकृतियों के शोधन और कीमियागिरी में ज्यादा काम नहीं है। बूढ़े मास्टर अन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम जिंदगी भर फूड बिल्डिंग का धंधा करना चाहते हो। क्या तुम फूड बिल्डिंग से कुछ खास हासिल कर सकते हो? मुझे पता है, लेकिन हम कियान परिवार जितने निर्दयी और क्रूर तो नहीं है ना? हम कलाकृतियों के शोधन और कीमियागिरी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल खाद्य निर्माण का व्यवसाय ही कर सकते हैं जो सद्भाव और लाभ लाता है। एन योंगलू ने धीरे से कहा। बूढ़े मास्टर अन ने आह भरी, यह जियाओफू की गलती नहीं है, उसके पिता होने के बावजूद आप उसका समर्थन नहीं कर सकते। एन योंगलू को कुछ गुस्सा आया, पिताजी, शियाओफू मुझसे कहीं कमतर है। अगर उसमें मेरी आधी भी योग्यताएं होती तो मुखिया बनकर परिवार का नेतृत्व करना कोई समस्या नहीं होती। बूढ़े मास्टर अन ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने सचमुच कुछ हासिल कर लिया है, अपनी तुलना अपने बेटे से कर रही हो। आन योंगलू को शर्मिंदगी महसूस हुई। बूढ़े मास्टर एन ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और कुछ नहीं कहा, केवल कभी कभी अभी भी अधूरी रिफाइनरी शॉप की ओर नजरें घुमाते रहे। इतनी भव्य योजना, इतना बड़ा ढांचा, एल्डर यू की सचमुच बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। बूढ़े मास्टर अन ने मन ही मन आह भरी। अब वह बूढ़ा हो चुका था और भले ही उसके पास पूंजी थी, लेकिन अब उसके पास ऊर्जा या महत्वाकांक्षा नहीं थी। एन योंगलू ने एक पल सोचा और पूछा, पिताजी, क्या इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप सफलतापूर्वक बनाई जा सकती है? बूढ़े मास्टर अन ने उस पर एक नजर डाली। एन योंगलू ने आगे कहा, कियान परिवार इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा, है ना? वे चुपचाप बैठकर इन लुटेरे किसानों को सत्ता में आते नहीं देखेंगे। आखिरकार उन भेड़ों से ही आती है। अगर ये लुटेरे किसान मजबूत हो गए तो कियान परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कियान परिवार हमेशा से ऊन कतरने के धंधे में रहा है। आपने जो कहा वह गलत नहीं है। ओल्ड मास्टर अन ने थोड़ा सिर हिलाया। तो हमें क्या करना चाहिए? एन योंगलू ने पूछा। बूढ़े मास्टर अन ने भौहें उठाई और उदासीनता से कहा, हम बस इंतजार करेंगे और देखेंगे कि चीजें कैसे सामने आती हैं। एन योंगलू ने सिर हिलाया, ये देखने के लिए कि क्या कियान परिवार कोई कदम उठाएगा। हालांकि आन परिवार एल्डर यू द्वारा मचाई जा रही हलचल से चिंतित हो सकता था, लेकिन जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय खाद्य निर्माण था। उन्हें कियान परिवार ने पहले ही कलाकृतियों के शोधन और कीमिया के व्यवसाय से बाहर कर दिया था और अब उनके पास कोई पैर जमाने की जगह नहीं बची थी। लेकिन कियान परिवार के लिए यह अलग था। उनका मूल आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कीमिया उद्योग में था और वे निश्चित रूप से अब किसी और की तुलना में अधिक चिंतित थे। कियान परिवार एक अति आलीशान अध्ययन कक्ष में
कियान होंग भौहें सिकोड़े हुए एक कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उनके सामने बैठे साधक के बाल आधे सफेद थे और उनका व्यवहार अभिमानी था, फिर भी वे शांत और सहज दिखाई दे रहे थे। मास्टर कियान, क्या आप हाल की घटनाओं से अवगत हैं? कियान होंग ने पूछा। मैंने थोड़ा सुना है, परिवार के मुखिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के साधक, जिसे मास्टर कियान के नाम से संबोधित किया गया था, ने शांत व्यवहार और संयमित स्वर में उत्तर दिया। हालांकि गुरु कियान के पास केवल चिशोधन की 9वीं स्तर की साधना थी, फिर भी वे 9 पैटर्न वाली प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि बना सकते थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ताओवादी दरबार के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होकर आधिकारिक रूप से प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु बनने का गौरव प्राप्त नहीं किया था, फिर भी ये केवल समय की बात थी। इस प्रकार बिना किसी मूल्यांकन के भी कियान परिवार के साधक, साथ ही तोंगशियान शहर के प्रशिक्षण गुरु, जिनका उनसे संबंध था, सभी उन्हें आदरपूर्वक गुरु कियान कहकर संबोधित करते थे। प्रथम श्रेणी के गठन गुरु बनने की दहलीज पार कर लेने के बाद गुरु कियान ने कुल में एक उच्च पद प्राप्त कर लिया था। आधार स्थापना चरण की साधना के बिना भी वह कुल के एक वरिष्ठ व्यक्ति बन गए थे और उनका दर्जा कियान परिवार के मुखिया के बाद दूसरे स्थान पर था। कियान होंग ने कहा, यू चांगलिन को एक फॉर्मेशन मास्टर की सहायता प्राप्त है। बिग ब्लैक माउंटेन में केवल इसी वजह से वह हमसे मुकाबला कर सकता है। और अब एक फॉर्मेशन मास्टर की मदद से ही वह इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप स्थापित करने का साहस कर पाया है। टोंगशियान शहर में सबसे बड़ी रिफाइनरी शॉप बनाने के लिए इतनी बड़ी जमीन लेना और इतने सारे कारीगरों को काम पर रखना कियान परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बिग ब्लैक माउंटेन में उन्होंने कियान परिवार के मुंह से मांस का इतना बड़ा टुकड़ा छीन लिया था। अब जब वे मांस से मजबूत हो गए थे, तो उनका दुस्साहस भी बढ़ गया था और उन्होंने कियान परिवार के मुंह से अन्य मांस छीनने की भी हिम्मत की, पूरी तरह से खुद को अधिक आंकते हुए। मास्टर कियान ने उपहास किया, तो क्या हुआ अगर उनके पास एक फॉर्मेशन मास्टर है? क्या हमारे कियान परिवार में फॉर्मेशन मास्टर नहीं है? कियान होंग ने कहा, वह फॉर्मेशन मास्टर संभवतः प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर हो सकता है। मास्टर कियान ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, असंभव। बिग ब्लैक माउंटेन में उन्होंने जिस फॉर्मेशन पद्धति का उपयोग किया वह वास्तव में प्रथम श्रेणी की है। मास्टर कियान ने अपना सिर हिलाया। परिवार प्रमुख, आप एक फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं, आप फॉर्मेशन विधियों का अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए आप यह नहीं समझते कि प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बनना कितना मुश्किल है। मुझे ही एक उदाहरण के रूप में लीजिए। मैं शेख ही नहीं बघाना चाहता, लेकिन हमारे परिवार के सभी शिष्यों में निर्माण विधियों में मेरी प्रतिभा अद्वितीय है। मैंने ची शोधन के 9वें स्तर का साधक बनने में दशकों लगाए, फिर मैंने खुद को निर्माण विधियों के अध्ययन में समर्पित कर दिया। मैंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। चलिए किसी और चीज की बात नहीं करते, बस इतना कि 8 से 9 निर्माण विधियों की सीमा पार करने में मुझे 10 साल का लंबा और कठिन परिश्रम लगा। मास्टर कियान ने आह भरी, हालांकि यह केवल एक संरचना पैटर्न का अंतर है, ये स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन है। मुझे याद है जब मैं 9 पैटर्न वाला प्रथम श्रेणी का संरचना बना रहा था, तो मैं इसे दिन में केवल एक बार ही बना पाता था और फिर भी इसे पूरा नहीं कर पाता था। इसे न बना पाने के बावजूद मुझे अभी भी यथासंभव प्रयास करना था। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक साल दर साल इसी तरह प्रयास करते रहने के बाद मैं आखिरकार उस सीमा को पार करने में सफल रहा। इतने प्रयास और वर्षों के समर्पित अभ्यास के बाद तभी मुझे प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण गुरु की शक्ति प्राप्त हुई। फिर भी पिछले हेवन शू पवेलियन मूल्यांकन के दौरान, हालांकि मैंने कनेक्शन ठीक से व्यवस्थित कर लिए थे, फिर भी मैं अपनी आधिकारिक उपाधि प्राप्त करने में थोड़े से अंतर से चूक गया। कियान होंग ने भावुक होकर कहा, मास्टर कियान, आपने कड़ी मेहनत की है। मास्टर कियान ने अपना सिर हिलाया, मैं ये बातें परिवार के मुखिया से शिकायत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये साल मेरे लिए कितने मुश्किल रहे हैं। बल्कि मैं परिवार के मुखिया को ये समझाना चाहता हूँ कि प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना कितना मुश्किल है। परिवार की मदद से मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स का तो कहना ही क्या। बोलने के बाद मास्टर कियान ने फिर से उपहास किया, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी फॉर्मेशन मास्टर, जो प्रथम श्रेणी की दहलीज को भी छूता है, ऊपर की ओर देखेगा, बेहतर विरासत प्राप्त करने और फॉर्मेशन विधियों में और प्रगति करने के लिए खुद को बड़े कुलों और संप्रदायों से जोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा फॉर्मेशन मास्टर हमारे कियान परिवार के साथ अनुकूल व्यवहार न करके तुच्छ मॉन्स्टर हंटर्स के साथ मेलजोल रखना पसंद करेगा। वह आखिर क्या कर सकता है?
मास्टर कियान के शब्द उचित हैं, कियान होंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन बिग ब्लैक माउंटेन में मॉन्स्टर हंटर कैंप के फॉर्मेशन मास्टर ने वास्तव में प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि का उपयोग किया था। क्या आप निश्चित हैं कि आपने कुछ गलत नहीं देखा? मैंने व्यक्तिगत रूप से उस संरचना की शक्ति का परीक्षण किया है, ये प्रथम श्रेणी से कम नहीं होगी, कियान होंग ने कहा, अंदर अपमान की लहर महसूस करते हुए। वास्तव में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया था, क्योंकि फॉर्मेशन द्वारा उन्हें अस्त व्यस्त अवस्था में पहुंचा दिया गया था, उनके बाल झुलस गए थे और त्वचा झुलस गई थी। अंत में आध्यात्मिक खदानें दूसरों के हाथों में चली गईं, और यहां तक कि उन्होंने यू चांगलिन का उपहास भी सहा। कियान परिवार के मुखिया के रूप में यह उनके लिए आजीवन अपमान की बात होगी। मास्टर कियान ने एक पल सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही वह प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि बना ले, इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधियां सीखना और उनमें महारत हासिल करना मुश्किल होता है, ज्यादा से ज्यादा वह एक या दो ही बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मास्टर कियान ने घोषणा की। कियान होंग को राहत महसूस हुई, क्योंकि मास्टर कियान की संरचनाओं में कुशलता बहुत अधिक थी। उनके इस तरह के दावे का मतलब था कि मॉन्स्टर हंटर्स के बीच संरचना मास्टर्स को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी कियान होंग को अपने दिल में कुछ पछतावा महसूस हुआ। अगर मास्टर कियान व्यक्तिगत रूप से बिग ब्लैक माउंटेन पर नामलेस पीक पर आने में सक्षम होते, तो वे मॉन्स्टर हंटर की संरचनाओं से असहाय नहीं होते। हालांकि साधना जगत में ये सामान्य ज्ञान है कि फॉर्मेशन मास्टर्स को व्यक्तिगत रूप से खुद को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। यदि मास्टर कियान वास्तव में चले गए होते और उस बूढ़े क्रूर यू चांगलिन ने वास्तव में कोई शर्म नहीं दिखाई होती और लापरवाही से मास्टर कियान को हथेली से नीचे गिरा दिया होता, तो उनका नुकसान वास्तव में बहुत बड़ा होता। अपने ही कुल द्वारा प्रशिक्षित तथा प्रथम श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम एक प्रशिक्षण गुरु कियान परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हमें उनके फॉर्मेशन मास्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यू चांगलिन सचमुच अपनी रिफाइनरी शॉप स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, तो ये हमारे कियान परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। परिवार के मुखिया को पहले से योजना बनानी चाहिए, मास्टर कियान ने फिर सलाह दी। कियान होंग ने सिर हिलाया, निश्चिंत रहे मास्टर कियान, मैंने पहले ही गुप्त रूप से लोगों को कुछ हथकंडे अपनाकर दखलंदाजी करने के लिए भेज दिया है। भले ही हम उन्हें रिफाइनरी शॉप पूरी करने से न रोक पाएं, कम से कम उन्हें कुछ परेशानी तो दे ही सकते हैं। मास्टर कियान ने अहंकारी भाव से सिर हिलाया। यहाँ तोंगक्सियन शहर में जो लोग हमारे कियान परिवार का सामना करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। एक पल सोचने के बाद कियान होंग ने कहा, एक और चीज है जिसके लिए मास्टर कियान की मदद की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मत कहो, परिवार के मुखिया। कियान होंग ने अपनी योजना को विस्तार से बताया। सबसे पहले हम उन्हें परेशान करने और भड़काने के लिए लोगों को भेजते हैं, उनकी रिफाइनरी शॉप के निर्माण को हमेशा के लिए रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर यह कदम बेअसर भी साबित होता है, तो कम से कम इससे उनकी प्रगति में देरी तो हो ही सकती है। दूसरी ओर मैं अतिरिक्त रिफाइनिंग भट्टियां बनाने पर विचार कर रहा हूं और अपनी कई रिफाइनरी दुकानों को आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने के लिए ओवरटाइम काम पर लगा रहा हूं। यू चांगलिन की रिफाइनरी दुकान खुलते ही हम आध्यात्मिक कलाकृतियां बाजार में उतार सकते हैं, जिससे उनकी कीमत कम हो जाएगी। इस तरह उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कलाकृतियों के शोधन से जुड़े सौदे मास्टर कियान की विशेषता नहीं है, इसलिए वह केवल पूछ सकते थे, परिवार के मुखिया, आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? कियान होंग ने उत्तर दिया, मैं कलाकृतियों की भट्टियों का एक समूह बनाना चाहता हूँ। ये महंगी और उच्च गुणवत्ता वाली होंगी और इनकी अग्नि अधिक शक्तिशाली होगी, जिससे अधिक आध्यात्मिक कलाकृतियां उत्पन्न हो सकेंगी। मुझे बस अपने भीतर के निर्माण पर काम करने के लिए गुरु कियान की आवश्यकता होगी। मास्टर कियान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको प्रथम श्रेणी की निर्माण विधि की आवश्यकता है। अगर ऐसा हो तो ये सबसे अच्छा होगा। मास्टर कियान ने इस पर विचार किया और कहा, एक प्रथम श्रेणी की कलाकृति भट्टी के लिए एक प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना की आवश्यकता होती है। मैंने पहले इस संरचना का अध्ययन नहीं किया है और इस पर गहन शोध करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। कियान होंग ने तुरंत जवाब दिया, जरूर, हम मॉन्स्टर हंटर्स को व्यस्त रखने के लिए कुछ परेशानी देंगे। मास्टर कियान को चिंता करने की जरूरत नहीं है और वे फॉर्मेशन के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मास्टर कियान ने सिर हिलाया, ठीक है। कियान होंग की आंखें चमक उठी और वह झुक गया, तो मैं इसे मास्टर कियान के सक्षम हाथों में छोड़ दूंगा। कियान होंग का व्यवहार बहुत विनम्र था।
हालांकि वह परिवार का मुखिया था और उसे फाउंडेशन स्थापना चरण की साधना प्राप्त थी, फिर भी वह मास्टर कियान को उचित सम्मान देता था। साधना जगत में कुछ मामले ऐसे हैं जिनका समाधान साधना पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका समाधान केवल साधना से नहीं हो सकता। संरचनाओं का मुद्दा ऐसा है जिसे केवल खेती से हल नहीं किया जा सकता। उच्च या निम्न साधना केवल एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन संरचनाएं कई साधकों को लाभान्वित और प्रभावित कर सकती हैं। लड़ाई और हत्याएं साधना पर निर्भर करती हैं, लेकिन विभिन्न व्यापारों और उत्पादनों में दक्षता और गुणवत्ता में सुधार के लिए संरचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगले दिन वो रिफाइनरी की दुकान में आकृतियां बना रहा था, तभी कियान परिवार ने परेशानी पैदा करने के लिए लोगों को भेजा। रिफाइनरी शॉप की बाहरी दीवार अभी पूरी नहीं हुई थी और संरचनाएं पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थीं, जिससे कियान परिवार को फायदा उठाने का अवसर मिल गया। कई कियान परिवार के साधक खुले साधकों का वेश धारण करके रिफाइनरी की दुकान में घुस आए। एक ऐसा कोना ढूंढकर जहां कोई न हो, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कुछ दीवारें गिरा दी, कई नींव के पत्थर तोड़ दिए, कुछ लकड़ी के बीम काट दिए तथा कुछ नई बनाई गई संरचनाओं पर मिट्टी पोत दी। जब कुछ कारीगरों को उनका पता चला और उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो तोड़फोड़ करने वालों ने उनकी पिटाई कर दी। कुछ राक्षस शिकारी मदद के लिए आए और उनसे कुछ दौर की लड़ाई लड़ी। स्थिति बिगड़ती देख कियान परिवार के साधक तुरंत भाग गए। दोपहर में कियान परिवार फिर से आया और हालांकि अंततः उन्हें मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा खदेड़ दिया गया, फिर भी उन्होंने निर्माण को काफी नुकसान पहुंचाया। मास्टर बान चिंतित हो गए क्योंकि जिस बात का उन्हें डर था वह फिर भी घटित हो गई। घटना के बारे में जानकर एल्डर यू आग बबूला हो गया। पहले तो उसने जाने का नाटक किया, फिर चुपके से कारीगरों के एक समूह के बीच छिप गया, ये देखने के लिए कि उसकी नाक के नीचे किसने उपद्रव मचाने की हिम्मत की। कुछ ही देर बाद किसानों का वह समूह वापस लौट आया। ये सोचकर कि वे अज्ञात हैं, उन्होंने अपनी गतिविधियां दोहरानी शुरू कर दी, दीवारें तोड़ने और बीम काटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उनकी सारी गतिविधियां एल्डर यू की दिव्य इंद्रिय की निगरानी में थीं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एल्डर यू उछल पड़े और उन्होंने एक एक करके साधकों को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। एल्डर यू ने उन्हें रोक लिया और उनकी जान बचा ली। प्रमुख साधक, जिसका चेहरा ढका हुआ था और जिसके पास क्यूई शोधन स्तर 9 की साधना थी, जैसे ही उसने एल्डर यू को देखा वह भाग गया। हालांकि वह क्यूई शोधन स्तर पर था, वह एल्डर यू से कैसे बच सकता था जो फाउंडेशन स्थापना चरण पर था। कुछ सांसें लेने के बाद एल्डर यू ने उसे पकड़ लिया। कुछ चालों का सामना करने के बाद एल्डर यू ने कल्टीवेटर को भी जमीन पर पटक दिया। उसके कंधे में तेज दर्द हो रहा था और उसकी हड्डियां टूट गई थीं। एल्डर यू ने उसके चेहरे से काला कपड़ा फाड़ दिया और गाली देते हुए कहा, कियान शुनजी, तो ये तुम थे, तुम कमीने कुत्ते के बच्चे। कियान शुनजी ने दांत पीसते हुए कहा, आपके हाथों में पड़कर मुझे मार डालो या मेरी खाल उधेड़ दो। एल्डर यू ने उसके कंधे पर जोर से चुटकी काटी और वह पीड़ा से चीख उठा। एक सख्त आदमी होने का नाटक करते हुए, क्या आपको लगता है कि मैं ठीक से नहीं जानता कि आप क्या हैं? एल्डर यू ने डांटा। कियान शुनजी ने जल्दी से कहा, एल्डर यू, चलो इस बारे में बात करते हैं, मैंने तो बस आदेशों का पालन किया है। किसके आदेश? कियान शुनजी ने कुछ नहीं कहा। एल्डर यू ने थूकते हुए कहा, यह कोई और नहीं बल्कि कियान होंग है, उस बूढ़े कछुए कुत्ते के आदेश, इसके बारे में कहना इतना मुश्किल क्या है? कियान शुनजी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले से ही जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सचमुच ईमानदार हो, एल्डर यू ने कहा। बड़े यू, आप जो कहेंगे वही होगा। आप बड़े उदार हैं, क्या आप मुझे जाने देंगे? एल्डर यू ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, तुम क्या सपना देख रहे हो? अगर तुम मेरे हाथ न पड़ते तो मैं अब भी तुम लोगों को मुसीबत में डालने आता। अब तुम मुझे उकसाने आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? एल्डर यू ने कुछ लोगों को बुलाया और कियान शुनजी तथा अन्य लोगों को बांध दिया, फिर उन्हें कियान परिवार के सामने वाले दरवाजे पर फेंक दिया। कियान होंग, तुम डरपोक कछुए, जो सबके सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करते, पर्दे के पीछे कुकर्मों की योजना बनाते हो, क्या तुम अब भी मर्द हो? अगर तुम मर्द नहीं हो तो अपनी पत्नी को दोबारा शादी करने दो और अपने बेटे का उपनाम बदलवा दो। एल्डर यू ने जोर से गाली दी। कियान परिवार के दरवाजे कसकर बंद रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बड़े यू ने शाप देना जारी रखा, छोटे से शुरू करके बड़ों की ओर बढ़ते हुए। अंत में कियान परिवार के पूर्वजों को शाप दिया,
उन पर कृतघ्न, बेशर्म और नीच होने का आरोप लगाया। कियान परिवार अब इसे सहन नहीं कर सका और फाउंडेशन स्थापना चरण में एक एल्डर आरोप लगाने के लिए सामने आया। यू चांगलिन, ये कियान परिवार है, बिना सबूत के बदनामी मत करो। एल्डर यू ने परवाह नहीं की और पूछा, वह बूढ़ा कछुआ कियान होन कहाँ है? कियान परिवार के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, परिवार के मुखिया यहाँ नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे बताए। एल्डर यू ने ठंडी सांस ली, वह यहाँ नहीं है। शायद किसी औरत के बिस्तर में छिपा है, बाहर आने से डर रहा है। यू चांगलिन, कियान परिवार के बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया। एल्डर यू ने जो कुछ भी मिला उससे लेकर चले जाने का निर्णय किया, क्योंकि वह विशेष रूप से अपमान करने नहीं आए थे बल्कि कुछ अपमान करने के लिए आए थे। रिफाइनरी शॉप में बहुत सारा काम था, वह सचमुच बहुत व्यस्त था। तो एल्डर यू ने कहा, आपके कियान परिवार के लोग मेरे घर पर परेशानी पैदा कर रहे हैं। कियान परिवार के बुजुर्ग ने सवाल टालते हुए कहा, आपको कैसे पता कि वे हमारे कियान परिवार के लोग थे? ये देखकर एल्डर यू फिर से शाप देने वाला था, लेकिन कियान परिवार के एल्डर ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? चाहे वे कियान परिवार के लोग थे या नहीं, दोनों पक्ष अच्छी तरह जानते थे, बात को घुमा फिराकर कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे आत्मा पत्थर चाहिए, एल्डर यू ने सरलता और स्पष्टता से कहा। कियान परिवार के बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं, कितने? एल्डर यू ने एक बहुत बड़ी रकम की मांग की और अचानक एक आंकड़ा सामने रख दिया। कियान परिवार के बुजुर्ग ने कहा, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। एल्डर यू ने हंसते हुए कहा, तो चलो मोलभाव करते हैं, इतनी जल्दी मत करो। अंततः वे इस बात पर सहमत हुए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कियान परिवार द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए 100 आत्मा पत्थर का भुगतान किया जाएगा और एल्डर यू इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एल्डर यू अपनी जेब में लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन लेकर चले गए। इन 1000 आत्मा पत्थरों में से कुछ को घायल कारीगरों और राक्षस शिकारियों के साथ उनके घावों का इलाज करने और उन्हें शांत करने के लिए साझा किया जाना था। बाकी पैसा एल्डर यू ने शराब और मांस पर खर्च करने की योजना बनाई ताकि सभी को पुरस्कृत किया जा सके और उनकी घबराहट को शांत किया जा सके। लेकिन वह जानता था कि कियान परिवार मामले को यहीं खत्म नहीं होने देगा। कियान परिवार के बुजुर्ग ने कियान शुंजी को वापस ले लिया और डांटा, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम अपने कार्यों में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कियान शुंजी ने बेबसी से कहा, बड़े साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। किसने सोचा था कि वो बूढ़ा बदमाश यू चांगलिन इतना चालाक हो सकता है? मैंने खुद उसे रिफाइनरी की दुकान से निकलते देखा था, उसके बाद ही मैंने कदम बढ़ाया। कौन जानता था कि वो फिर से चुपके से अंदर आ जाएगा, कारीगरों की तरह कपड़े पहने, भीड़ में घुल मिल जाएगा, एक नज़र में पहचान में नहीं आएगा। कियान परिवार के बुजुर्ग ने आह भरी, वह बूढ़ा यू वास्तव में चालाक है। मुख्य बात यह थी कि उसमें कोई शर्म नहीं थी, उसकी चमड़ी कलाकृति शोधन भट्टी से भी मोटी थी। कियान शुंजी ने पूछा, बड़े, हमें आगे क्या करना चाहिए? जैसा हमने पहले योजना बनाई थी वैसा ही आगे बढ़ो, कियान परिवार के बुजुर्ग ने कहा। लेकिन ज्यादा सावधान रहना। रात में या जब वे आराम कर रहे हों तो बेहतर होगा कि उनमें व्यवधान पैदा किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वे काम करना बंद न कर दें या कम से कम उनकी प्रगति में देरी न हो। यू चांगलिन के बारे में क्या? कियान शुंजी ने पूछा। वह मॉन्स्टर हंटर्स का एक एल्डर है, वह हमेशा रिफाइनरी शॉप पर नजर नहीं रख सकता। कई बार ऐसा भी होगा जब वह बाहर जाएगा या अपनी सतर्कता कम कर देगा। लेकिन अगर उसने हमें खोज लिया तो क्या होगा? कियान शुंजी ने धीरे से कहा। कियान परिवार के बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा, अगर पता चल गया तो मार खा लेना, ज्यादा से ज्यादा हम उसे मुआवजे के तौर पर कुछ और आत्मा पत्थर दे देंगे। वह तुम सबको नहीं मार सकता, वरना ताओवादी दरबार में अपनी बात साबित नहीं कर पाएगा। कियान शुंजी कुछ हद तक अनिच्छुक थी। फाउंडेशन स्थापना चरण में किसी के द्वारा पीटे जाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसके पूरे शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था, उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और जहां उसे मारा गया था वहां फाउंडेशन प्रतिष्ठान से स्थिर आध्यात्मिक शक्ति एक हड्डी में घुसने वाले कीड़े की तरह थी, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। और ऐसा एल्डर यू के संयम के कारण संभव हो पाया, अन्यथा कियान शुंजी बच नहीं पाती। कियान परिवार के बुजुर्ग नाराज हुए, तुम्हें किस बात का डर है? तुम में हिम्मत ही नहीं है। कियान शुंजी ने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा। तब कियान परिवार के बुजुर्ग ने कहा, निश्चिंत रहो, परिवार के मुखिया ने पहले ही कह दिया है कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम कोई महत्वपूर्ण योगदान दोगे तो तुम्हें फाउंडेशन स्थापना गोलियां भी इनाम में मिल सकती हैं।
कियान शुंजी की आंखें चमक उठी। क्या परिवार के मुखिया ने सचमुच ऐसा कहा था? बिल्कुल, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? उत्साहित होकर कियान शुंजी ने कहा, ठीक है, मैं इस बार मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगी। कियान परिवार के बुजुर्ग ने सिर हिलाया। जाओ, ऐसे काम तो नेवले द्वारा मुर्गियां चुराने जैसे हैं, और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। कहावत तो यही है कि चोर हर दिन चौकन्ना नहीं रह सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई न कोई कमी जरूर हो। बस ध्यान से देखो, तुम्हें हमेशा कोई न कोई मौका जरूर मिल ही जाएगा। कियान शुंजी ने सलाम किया। मैं एल्डर की आज्ञा का ध्यानपूर्वक पालन करूंगा। इसके बाद कियान परिवार ने उन्हें बार बार परेशान किया। एल्डर यू ने उन्हें एक एक करके पकड़ा, उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वे खून की उल्टी नहीं करने लगे, और फिर उन्हें कियान परिवार के दरवाजे पर फेंक दिया। संयोग से कुछ आत्मा पत्थरों की मांग की, लेकिन कियान परिवार निराश नहीं हुआ, और अंततः एक समय ऐसा आया जब एल्डर यू निगरानी नहीं रख सके। यह एक के बाद एक चूहों को पकड़ने जैसा था, जो परेशान करने वाला और घृणित दोनों था। यदि कुछ छूट गए तो भविष्य में परेशानियां होंगी। कुछ कारीगर घायल हो गए, कुछ इमारतें नष्ट हो गईं, तथा कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। इस प्रकार परियोजना की समग्र प्रगति में देरी हुई। एल्डर यू केवल मॉन्स्टर हंटर्स को दिन रात पहरा देने के लिए रख सकते थे, ताकि वे कियान परिवार के लोगों पर नजर रख सकें और उन्हें परेशानी पैदा करने से रोक सकें। लेकिन इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप, जो अभी पूरी नहीं हुई थी, में हर जगह खामियां थीं। परेशानी पैदा करना आसान था और उससे बचना मुश्किल। कियान परिवार के साधकों ने चोरों की तरह व्यवहार किया, एक स्थान पर तोड़फोड़ की और फिर दूसरे स्थान पर चले गए। जब तक शिकारी पहुंचे, कियान परिवार के साधक पहले ही भाग चुके थे, और मॉन्स्टर हंटर्स बहुत अधिक जनशक्ति बर्बाद किए बिना यहां दिन रात निगरानी नहीं रख सकते थे। उस समय एल्डर यू भी कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के थे। मूव हुआ भी नाखुश था। चाहे एल्डर यू का हस्तक्षेप हो या मॉन्स्टर हंटर्स का हस्तक्षेप हो, मूव हुआ को कभी भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि कियान परिवार ने परेशानी खड़ी कर दी और मूव हुआ द्वारा अभी अभी बनाई गई आकृतियों को बर्बाद कर दिया, इसलिए मूव हुआ को उन्हें फिर से रंगना पड़ा। ऐसी कई घटनाओं के बाद एल्डर यू और मूव हुआ दोनों इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि चूहों को बाहर नहीं निकाला गया तो घर में रहना संभव नहीं होगा। मूव हुआ ने एल्डर यू से संपर्क किया और उन्हें कुछ पृथ्वी अग्नि संरचनाएं दी, जो शीर्ष श्रेणी की नहीं थीं, जिनमें केवल 7 संरचना पैटर्न थे, लेकिन वे बिल्लियों और कुत्तों की तरह व्यवहार करने वाले उन उपद्रवियों से निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मूव हुआ ने वास्तुकला संरचना मानचित्र को भी संशोधित किया, तथा मूल नियोजित मानचित्र के चारों ओर कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड संरचना को जोड़ दिया। इस तरह जैसे ही कोई युद्ध शुरू होता, आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव पैदा होता, राक्षस शिकारी सबसे तेज गति से घटनास्थल पर पहुंचकर सहायता प्रदान कर सकते थे। भले ही कियान परिवार के साधक चीजों को तोड़ फोड़ दें, लेकिन जब तक वे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते, उन्हें जल्दी ही खोज लिया जाता। इस व्यवस्था के साथ, जब तक कुछ राक्षस शिकारी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे तथा कुछ दल कंपास मदर फॉर्मेशन के साथ गश्त करते हुए सहायता करेंगे, तब तक कियान परिवार के साधकों को लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मूव हुआ ने 2 दिन कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड फॉर्मेशन के निर्माण को प्राथमिकता देने में बिताए, फिर गश्त कर रहे मॉन्स्टर हंटर्स को कंपास डिस्क के इस्तेमाल के बारे में निर्देश दिए। उसके बाद इस मामले में उसकी कोई चिंता नहीं रही, लेकिन कुछ नष्ट हो चुकी संरचनाओं को फिर से रंगना पड़ा। मूव हुआ ने आह भरी और शांत होकर अपना ड्राइंग फॉर्मेशन कार्य जारी रखा। जैसे जैसे रात गहराती गई, कियान शुंजी ने कुछ कियान परिवार के शिष्यों और गुंडे साधकों के एक समूह को इकट्ठा किया, जो रिफाइनरी शॉप से अधिक दूर नहीं एक टीले के नीचे छिप गए। आसपास की वनस्पति इतनी हरी भरी थी कि उनका दृश्य दिखाई नहीं देता था, और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। इन दिनों में नुकसान उठाने के बावजूद उन्हें काफी सफलता भी मिली। इन हताहतों के कारण रिफाइनरी शॉप के निर्माण कार्य में देरी हुई। कम से कम उन्हें एल्डर कियान की मान्यता तो मिली, और परिवार के मुखिया ने उन्हें ढेर सारे स्पिरिट स्टोन इनाम में दिए। इससे उनका मनोबल बढ़ा। कियान शुंजी ने कहा, हमने कियान परिवार के लिए खून बहाया है, और कबीला हमें नहीं भूलेगा। परिवार का मुखिया हमें और भी ज्यादा इनाम देगा। जब तक हम कामयाब होते रहेंगे, तुम्हारे और मेरे पास ढेर सारे स्पिरिट स्टोन होंगे। कियान परिवार के शिष्यों और दुष्ट साधकों ने मिठास का स्वाद चखकर सहमति में सिर हिलाया। कियान शुंजी ने निर्देश दिया, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही आगे बढ़ो। अगर तुम मार सकते हो तो मारो, अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ो।
अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो तुरंत पीछे हट जाओ। समूह को टीमों में विभाजित किया गया, प्रत्येक टीम छिपने के लिए स्थान ढूंढ रही थी, फिर रिफाइनरी शॉप में घुसपैठ करने और विनाश करने के लिए जगह तलाश रही थी। सब कुछ सामान्य रूप से चला, कियान परिवार के साधक इन कार्यों में निपुण हो गए थे। तभी विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं और रात भर आग की लपटें उठती रहीं। कई कियान परिवार साधकों ने पृथ्वी अग्नि संरचनाओं पर कदम रखा था। उच्च साधना वाले लोगों को हल्की चोटें आईं, लेकिन दर्द तेज था, उनके सिर धड़क रहे थे, कान भिनभिना रहे थे। निम्न साधना वाले लोग खून से लथपथ थे, कुछ जल गए थे, जमीन पर पड़े पड़े कराह रहे थे। वहां कुछ बदमाश किसान भी थे जिनके कपड़े और बाल आग की चपेट में आ गए थे और वे कीचड़ में आगे पीछे लुढ़क रहे थे। बैकवोट कियान शुंजी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने भी ठंडी हवा की तेज सांस ली। ये पृथ्वी अग्नि संरचना थी। वह मॉन्स्टर हंटर्स के साथ आध्यात्मिक खदानों के लिए लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने भाग लेने वाले कियान परिवार के शिष्यों से सीखा कि मॉन्स्टर हंटर्स के बीच एक फॉर्मेशन मास्टर था जो पृथ्वी अग्नि फॉर्मेशन बना सकता था। पृथ्वी अग्नि संरचना शक्तिशाली और काफी छिपी हुई थी, अत्यंत कपटी, टलना मुश्किल और उससे बचाव करना असंभव था। उनके कियान परिवार को पृथ्वी अग्नि संरचना के हाथों बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं। काय करते तत्काल संकट के क्षण में कियान शुंजी ने जुआ खेलने का त्वरित निर्णय लिया। उन्होंने 2 दिन पहले यहां परेशानी पैदा की थी, लेकिन उस समय जमीन पर कोई पृथ्वी अग्नि संरचनाएं नहीं थी। जाहिर है, उन्हें हाल ही में स्थापित किया गया था, इसलिए उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती थी। यदि वे अभी प्रवेश नहीं करते, जिससे मॉन्स्टर हंटर्स को समय मिल जाता, और कुछ दिनों के बाद वे हर जगह पृथ्वी अग्नि संरचनाएं बनाने में कामयाब हो जाते, तो हर कदम कांटेदार हो जाता और उनके लिए आगे बढ़ना आत्मघाती हो जाता। लेकिन जबकि कियान शुंजी जुआ खेलने के लिए तैयार था, अन्य कियान परिवार के साधक इसके लिए तैयार नहीं थे। विशेषकर वे लोग जिन्होंने आध्यात्मिक खानों के लिए संघर्ष में भाग लिया था, जो या तो स्वयं पृथ्वी अग्नि संरचना द्वारा उड़ा दिए गए थे, या जिन्होंने अपने साथियों या कम से कम परिवार के मुखिया को इसके द्वारा उड़ाए जाते देखा था। आज तक वे अभी भी पृथ्वी अग्नि संरचना से पीड़ित थे और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर पाए। यद्यपि इस समय पृथ्वी अग्नि संरचना में वास्तव में केवल 7 संरचना पैटर्न थे, और सुविधा के लिए मोहुआ ने एक संयुक्त संरचना भी नहीं बनाई थी। लेकिन जैसे ही कियान परिवार के शिष्यों ने पृथ्वी अग्नि संरचना को देखा, वे चौंक गए और सभी बारीकियों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सके। कोई अन्य विकल्प न होने पर कियान शुंजी ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर एक साधक के रूप में भले ही उसे विस्फोट किया जाए, उसकी चोटें गंभीर नहीं होनी चाहिए। कियान शुंजी अपने साथी साधकों के साथ बहादुरी से आगे बढ़े, हर कदम सावधानी से रखते हुए, नीचे के खतरों से बचने की पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन ये सावधानी वास्तव में व्यर्थ थी, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि पृथ्वी अग्नि संरचनाएं कहाँ हो सकती हैं। वास्तव में प्रत्येक कदम एक जुआ था। जो अत्यधिक सावधानी दिख रही थी, वह वास्तव में केवल दिखावा मात्र थी। कियान शुंजी ने सही दांव लगाया, उसने पृथ्वी अग्नि संरचना पर कदम नहीं रखा। लेकिन उसके अधीनस्थों में से एक ने गलत दांव लगाया। कियान शुंजी के नक्शे कदम पर न चलते हुए उसने घबराहट में गलत जगह पर कदम रख दिया और पृथ्वी अग्नि संरचना को सक्रिय कर दिया। पृथ्वी अग्नि संरचना से घिरे हुए कियान शुंजी को इसकी शक्ति का निकट अनुभव प्राप्त हुआ। विस्फोट से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव से उसका रक्त उबल पड़ा तथा गर्जना की ध्वनि से उसे चक्कर आने लगा तथा वह भ्रमित हो गया। उसकी त्वचा का कुछ हिस्सा झुलस गया था और जले हुए मांस से खून रिस रहा था। उनके लिए पृथ्वी अग्नि संरचना के साथ गठन पैटर्न घातक नहीं थे, लेकिन फिर भी यह अप्रिय था और इस तरह के अप्रत्याशित दर्द और चोट से गहरा भय पैदा होने की संभावना थी। कियान शुंजी को अंततः समझ में आ गया कि क्यों परिवार के कुछ शिष्य पृथ्वी अग्नि संरचना के उल्लेख पर हमेशा उदास हो जाते थे और क्यों यह उनके मन में छाया बना देता था। पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट ने राक्षस शिकारियों को सतर्क कर दिया और वे दौड़कर उन पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था कि बार बार परेशान किए जाने से वे काफी उत्तेजित हो गए थे और उन्होंने अपने हमले में कोई दया नहीं दिखाई। कियान परिवार के साधक टिक नहीं सके और उन्हें विवश होकर भागना पड़ा। लंगड़ाते हुए कियान शुंजी कियान परिवार के पास वापस भागी और पृथ्वी अग्नि संरचना के साथ हुई घटना की सूचना कियान परिवार के बुजुर्गों को दी। वह छिपकर हमला करने में सक्षम था, लेकिन ऐसी रणनीति से निपटना उसकी क्षमता से परे था। कियान परिवार के बुजुर्गों ने कियान शुंजी को सांत्वना दी और फिर परिवार के मुखिया कियान होंग को स्थिति से अवगत कराया।
पृथ्वी अग्नि संरचना शब्द सुनते ही कियान होंग के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। फिर से पृथ्वी अग्नि संरचना, क्या वे कुछ नया नहीं ला सकते? इसके बाद कियान होंग ने मास्टर कियान से फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका पूछा। आखिरकार पूरे कियान परिवार में मास्टर कियान की संरचना तकनीकों में विशेषज्ञता सबसे अधिक थी। मास्टर कियान निश्चिंत दिखाई दिए और हल्की मुस्कान के साथ बोले, ये सब बार बार एक ही बात है। साफ है कि उन्हें ज्यादा फॉर्मेशन नहीं आते। इस फॉर्मेशन मास्टर का स्तर बस इतना ही है। ये सुनकर कियान होंग ने भी राहत की सांस ली। मास्टर कियान ने फिर पूछा, उनकी शक्ति कैसी है? इस बार कोई भी प्रथम श्रेणी का नहीं लग रहा है और संरचनाओं की शक्ति केवल 7 संरचना पैटर्न के बारे में है। मास्टर कियान ने सिर हिलाया। इतने कम समय में वह फॉर्मेशन मास्टर इतने सारे प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन नहीं बना सकता था और केवल 7 फॉर्मेशन पैटर्न के साथ ही काम चला सकता है। यदि यह 7 गठन पैटर्न है तो शक्ति बहुत अधिक नहीं है। ची शोधन के 9वें स्तर पर पृथ्वी आत्मा मूल वाला एक साधक जो लौह कवच पहने हुए है, बिना किसी क्षति के बच सकता है। मास्टर कियान ने सिर हिलाया। ये बहुत लापरवाही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर बार जबरदस्ती घुसना संभव नहीं है। इससे न सिर्फ दुश्मन सतर्क हो जाता है बल्कि लोहे का कवच भी बर्बाद हो जाता है। कियान होंग ने कहा, क्या गुरु के पास इसका मुकाबला करने का कोई तरीका है? विधि सरल है। मास्टर कियान मुस्कुराए। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए कबीले से कुछ साधारण संरचना गुरुओं को ले जाऊंगा। वे इन पृथ्वी अग्नि संरचनाओं को पहचान पाएंगे। कियान होंग कुछ उलझन में था। केवल फॉर्मेशन मास्टर्स ही उन्हें पहचान सकते हैं। बिल्कुल, मास्टर कियान ने प्रसन्न भाव से उत्तर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों का चक्र अपने निशान छोड़ जाता है। कुछ चीजें आप अपर्याप्त दिव्य ज्ञान या गहन शोध के अभाव में नहीं पहचान सकते। यही बात संरचनाओं के साथ भी है। संरचना प्रतिमानों में आध्यात्मिक शक्ति का एक मंद प्रवाह होता है जिसे सामान्य साधक नहीं पहचान पाते, लेकिन हम में से जो लोग साल भर संरचना प्रतिमानों से जुड़े रहते हैं वे सैकड़ों या हजारों बार प्रतिमा बनाने के बाद स्वाभाविक रूप से उनमें अंतर कर सकते हैं। कियान होंग की आंखें चमक उठीं, तो मुझे मास्टर कियान को परेशान करना होगा। लेकिन फिर वह रुका और अभी भी थोड़ा चिंतित लग रहा था क्योंकि उसने कहा, यदि हमारे कबीले के फॉर्मेशन मास्टर्स खतरे का सामना करते हैं तो नुकसान लाभ से अधिक होगा। आखिरकार जो फॉर्मेशन मास्टर साल भर फॉर्मेशन सीखने में लगे रहते हैं उनकी साधना और शक्ति कमजोर होती है। और चूंकि कियान परिवार फॉर्मेशन मास्टर्स को प्रशिक्षित करने में इतना प्रयास करता है, अगर वे सभी नष्ट हो जाएं तो यह वास्तव में एक बहुत बड़ी क्षति होगी। चिंता मत करो, मास्टर कियान ने कहा। फॉर्मेशन मास्टर्स खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। उन्हें बस दूर से देखकर अर्थ फायर फॉर्मेशन की स्थिति का पता लगाना होगा। कियान होंग ने जवाब दिया, मैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और लोगों को भेजूंगा। मास्टर कियान ने सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा होगा। रात के अंधेरे में जब आकाश पूरी तरह काला था, एक धुंधला अर्धचंद्र आकाश में लटका हुआ था। कियान परिवार के कुछ निर्माण गुरु कियान शुनजी के पीछे पीछे शहर के दक्षिणी शोधन कलाकृतियों के भंडार के बाहरी हिस्से तक पहुंचे। वे दूर घास में छिप गए, दूर से ही अपनी दिव्य इंद्रियों का उत्सर्जन किया, आसपास की आध्यात्मिक शक्ति में किसी भी असामान्यता को ध्यान से देखा, और जैसे ही उन्होंने अग्नि श्रृंखला निर्माण पैटर्न को महसूस किया, उन्होंने पृथ्वी अग्नि संरचनाओं का स्थान खोज निकाला। कियान परिवार के फॉर्मेशन मास्टर्स ने सिटी साउथ के मानचित्र का संदर्भ लिया, पृथ्वी अग्नि संरचनाओं को चिन्हित किया और फिर मानचित्र को कियान शुनजी को सौंप दिया। कियान शुनजी की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन यह मिशन परिवार के मुखिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगर इसे सही ढंग से किया जाता तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता और परिवार के मुखिया का ध्यान इस पर जाता। यह एक ऐसा अवसर था जो कभी कभार ही आता है। कियान शुनजी ने सावधानीपूर्वक मानचित्र को सुरक्षित रख लिया और कियान परिवार के शिष्यों और कुछ दुष्ट साधकों के समूह को बुलाया ताकि उन्हें पृथ्वी अग्नि संरचनाओं के स्थान दिखा सके। क्या तुमने इसे याद कर लिया है? किसानों ने सिर हिलाया। कियान शुनजी ने साधकों को टीमों में विभाजित किया, प्रत्येक को एक अलग मार्ग के साथ चिन्हित किया, फिर एक हाथ हिलाकर इशारा किया, कार्रवाई करो। इस प्रकार रात के अंधेरे में किसानों का एक समूह एक बार फिर रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट स्टोर के बाहरी हिस्से में घुस गया। कियान शुनजी ने फुसफुसाते हुए कहा, योजना का पालन करो। उनके अधीनस्थ स्वचालित रूप से कई समूहों में विभाजित हो गए और अपने अपने मार्गों का अनुसरण करते हुए चुपके से रिफाइनिंग आर्टिफैक्ट स्टोर के करीब पहुंच गए, जबकि जमीन पर पृथ्वी अग्नि संरचनाओं से बचते रहे।
कियान परिवार के साधकों ने अधिकांश पृथ्वी अग्नि संरचनाओं से बचकर निकल गए, लेकिन कुछ अभी भी सक्रिय थे जो रात में कभी कभार आग में बदल जाते थे। इनमें से कुछ घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि कियान परिवार के साधकों ने गलती से पृथ्वी अग्नि संरचनाओं को चालू कर दिया था। अन्य घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि संरचना गुरुओं ने अपने अवलोकन में लापरवाही बरती थी और कुछ संरचनाओं की स्थितियों पर ध्यान नहीं दे पाए थे। ये सब कियान शुंजी की गणना के अंतर्गत था। चाहे कोई कितना भी सावधान क्यों न हो, कुछ भी अचूक नहीं है। बैकवोट। इसलिए उन्होंने साधकों को एक साथ हमला करने के लिए कई टीमों में विभाजित किया, जिसका मतलब था कि भले ही उन्होंने पृथ्वी अग्नि संरचना को सक्रिय किया और राक्षस शिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, वे कई मोर्चों पर आगे बढ़ सकते थे जिससे राक्षस शिकारी अभिभूत हो जाते और भाग जाते। रात के अंधेरे में देखना कठिन था तथा आगे और पीछे का दृश्य न देख पाने के कारण अव्यवस्था होना आम बात थी। मॉन्स्टर हंटर्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उनके अपने लोग कहां से हमला कर रहे हैं। यदि वे भ्रम का लाभ उठाते, अधिक इमारतों को नष्ट करते तथा अधिक संरचनाओं को क्षति पहुंचाते, तो वे बहुत कुछ हासिल कर लेते। कियान शुंजी ने दूर से देखा। पृथ्वी अग्नि संरचना के विस्फोट से उसका पैर घायल हो गया था और वह तेजी से नहीं दौड़ सकता था। यही कारण है कि उसने इस बार व्यक्तिगत रूप से हमले का नेतृत्व नहीं किया, और इसलिए भी कि उससे एल्डर यू द्वारा फिर से पकड़े जाने का डर था। यद्यपि एल्डर यू एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर था, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी और वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अगर वह फिर से पकड़ा गया तो एल्डर यू उसे कैसे पीड़ा देगा। पिछले कुछ प्रयासों में बिना किसी बहाने के उन्हें व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ा था, लेकिन अब वे घायल हो गए थे और सुविधाजनक रूप से किनारे से लड़ाई देख सकते थे। चीजें ठीक वैसे ही आगे बढ़ रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। पृथ्वी अग्नि संरचना में विस्फोट हुआ, लेकिन केवल कुछ पृथक स्थानों पर, जिससे कोई खतरा नहीं हुआ और इसके बजाय मॉन्स्टर हंटर्स का ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे छल करने का अवसर मिला। कुछ कियान परिवार के साधक पहले ही घुसपैठ कर चुके थे और आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव था, या तो युद्ध था या इमारतों का विनाश। अंधेरी रात में रिफाइनरी शॉप के चारों ओर बहुरंगी आध्यात्मिक शक्ति जगमगा उठी। लेकिन यह अराजकता ज्यादा देर तक नहीं रही। जल्द ही स्थिति स्थिर हो गई, शोर कम हो गया और आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव भी शांत हो गया। घुसपैठ करने वाले कियान परिवार के साधक कभी वापस नहीं आए। पूरी रिफाइनरी शॉप ने रात में छिपे हुए एक राक्षस जानवर की तरह अपना मुंह खोला और उन्हें पूरा निगल लिया। कियान शुंजी के विचार उथल पुथल में थे। क्या हुआ? रात धुंधली थी, स्थिति अराजक थी, उनकी चाल प्रभावी होनी चाहिए थी। यह इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया? तभी कियान शुंजी ने देखा कि लोगों का एक दल निकला है और सीधे उनकी ओर दौड़ रहा है। अंधेरा था और कियान शुंजी यह नहीं पहचान सका कि वे कौन थे, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि वे निश्चित रूप से उसके अपने लोग नहीं थे। जल्दी से कियान शुंजी ने आदेश दिया, जल्दी पीछे हटो। बोलने के बाद कुछ कियान परिवार साधकों ने कुछ गठन गुरुओं को घेर लिया और जल्दी से पीछे हटने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर हंटर्स की एक टीम ने जल्दी ही उनका पीछा कर लिया। सबसे आगे तलवार जैसी भौं और तारों भरी आंखों वाला एक राक्षस शिकारी था। एक विशालकाय आकृति, साफ सुथरी और कुशल चाल वाला यह मोशान था। मोशान ने अपना रूप बदला और कियान शुंजी के सामने प्रकट हुए और एक जोरदार मुक्का मारा जो भयंकर आग की तरह फूट पड़ा, जिसका निशाना सीधे कियान शुंजी के चेहरे पर लगा। कियान शुंजी ने मुक्का रोकने के लिए अपनी दोनों भुजाएं एक दूसरे पर रख ली, लेकिन उनकी बाहें तुरंत दर्द से जलने लगीं तथा एक चटकने की आवाज से ऐसा लगा कि संभवतः उनकी एक और हड्डी टूट गई है। गति का लाभ उठाते हुए मोशान ने एक ऐसी किक मारी जिसे कियान शुंजी रोक नहीं सका, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा और अब उसमें दौड़ने की ताकत नहीं बची थी। मोशान ने कियान शुंजी को पीछे छोड़ दिया और कियान परिवार निर्माण मास्टर्स की ओर बढ़ गए। कियान परिवार के रक्षकों ने, जिनमें से प्रत्येक ने क्वी शोधन के 9वें स्तर पर प्रबल साधना के साथ उसे रोकने का प्रयास किया। कुछ देर तक उन्होंने मोशान को रोके रखा। मोशान ने आवश्यकता से अधिक समय तक उनसे उलझने से परहेज किया तथा अपनी संक्षिप्त और तीक्ष्ण चाल तकनीक का प्रयोग करते हुए गार्डों को दरकिनार करते हुए कियान परिवार निर्माण मास्टर तक पहुंचने के लिए सही समय की प्रतीक्षा की। फॉर्मेशन मास्टर को पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसने केवल एक आकृति को अचानक सामने आते देखा, फिर उसकी गर्दन में दर्द महसूस हुआ, उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया और मोशान ने हाथ के एक झटके से उसे बेहोश कर दिया। मोशान ने फॉर्मेशन मास्टर को बेहोश कर दिया, उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे कई अन्य मॉन्स्टर हंटर्स की ओर फेंक दिया।
अन्य राक्षस शिकारियों ने फॉर्मेशन मास्टर को पकड़ लिया और रस्सियां निकालकर उसे सुअर की तरह बांध दिया। इसके बाद मो शान ने भी ऐसा ही किया और कियान परिवार के फॉर्मेशन मास्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया। कियान परिवार के रक्षकों के पास सम्मानजनक कौशल था, लेकिन वे राक्षस शिकारियों को रोकने की कोशिश में अभिभूत थे, साथ ही मो शान को लोगों को पकड़ने से भी रोक रहे थे। इस गंभीर स्थिति में कियान परिवार के वे कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स, जो आमतौर पर अपने शिष्टाचार और आचरण की परवाह करते थे, उन्होंने सब कुछ हवा में उड़ा दिया, अपने जीवन के लिए दौड़ रहे थे और कामना कर रहे थे कि काश उनके पास एक अतिरिक्त जोड़ी पैर हो सकते। अंत में मो शान केवल 3 फॉर्मेशन मास्टर्स को पकड़ने में कामयाब रहे, बाकी भाग गए। अराजक लड़ाई के बाद का दृश्य बहुत ही अस्त व्यस्त था। कुछ राक्षस शिकारी घायल हो गए थे और कई कियान परिवार के साधक जमीन पर पड़े हुए रो रहे थे। मो शान और अन्य मॉन्स्टर हंटर्स ने मिलकर कार्रवाई की, फॉर्मेशन मास्टर्स और अन्य कियान परिवार के साधकों को बांध दिया, फिर उन्हें रिफाइनरी शॉप में वापस ले आए। राक्षस शिकारियों ने कियान परिवार के साधकों को जमीन पर पटक दिया और मो शान ने ऊंची दीवार पर बैठे मोहुआ की ओर हाथ हिलाया। मोहुआ ने सिर हिलाया, एक सुंदर आकृति के साथ नीचे कूदा और हल्के से जमीन पर गिरा। उसने रिफाइनरी शॉप की ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए वाटर पासिंग स्टेप का इस्तेमाल किया था और दीवार के ऊपर बैठकर बाहर हो रही हर घटना को देख रहा था। यद्यपि कियान परिवार के साधकों ने रिफाइनरी शॉप में प्रवेश करके पृथ्वी अग्नि संरचना से परहेज किया था, फिर भी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न करने वाली कोई भी गतिविधि कंपास शिशु संरचना को सक्रिय कर देती थी। मूल कंपास को धारण किए हुए गश्ती कर रहा राक्षस शिकारी दस्ता शिशु संरचना की प्रतिक्रिया को महसूस करता और सहायता के लिए आगे आता। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि कियान परिवार पूर्व में शोर मचाने और पश्चिम में हमला करने की रणनीति अपना रहा था, जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपनी स्थिति पूरी तरह से उजागर कर दी थी। इसलिए जो कियान परिवार साधक घुसपैठ कर चुके थे, उन्होंने एक एक करके दबाए जाने से पहले ज्यादा हंगामा नहीं किया। और मोहुआ को यह भी जानने की जिज्ञासा थी कि उन्होंने उसके द्वारा स्थापित पृथ्वी अग्नि संरचना से कैसे बचाव किया। उन्होंने विशेष रूप से अंकल चू से सलाह मांगी थी। जाल बिछाने के मामले में मॉन्स्टर हंटर्स सबसे कुशल हैं और उनमें से अंकल चू जाल का उपयोग करने में सबसे अच्छे हैं। अंकल चू से सीखने और स्वयं भी कई चीजों का अध्ययन करने और उन्हें लागू करने के बाद जाल बिछाने में मोहुआ की कुशलता को भी मॉन्स्टर हंटर्स के बीच शीर्ष स्तर का माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अग्नि संरचना में कोई समस्या नहीं थी जिसे उसने बाहर स्थापित होते देखा था, तो फिर कियान परिवार ने इसका पता कैसे लगा लिया। इसलिए मोहुआ दीवार के ऊपर चढ़ गया और अपनी दिव्य इंद्रिय से आसपास के वातावरण को साफ कर दिया। एल्डर यू की अनुपस्थिति में उपस्थित सभी साधकों में मोहुआ की दिव्य इंद्रिय सबसे प्रबल थी। एक साधारण ची शोधन 9वें स्तर के साधक की दिव्य इंद्रिय की तुलना संभवतः उनकी इंद्रिय से नहीं की जा सकती थी। फिर मोहुआ ने कियान परिवार के उन फॉर्मेशन मास्टर्स की खोज की और अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया। अचानक मोहुआ के दिल में खुशी जाग उठी। उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली मछलियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मोहुआ ने मो शान को ढूंढा, स्थिति बताए और कहा, फॉर्मेशन मास्टर्स पर नजर रखो और उन्हें जीवित पकड़ो। मो शान ने सिर हिलाया, फिर उल्लेखनीय साधना वाले मॉन्स्टर हंटर्स की एक टीम का नेतृत्व करते हुए सीधे उन फॉर्मेशन मास्टर्स की ओर दौड़ पड़े। एक युद्ध के बाद उन्होंने आखिरकार कुछ को पकड़ लिया और वापस ले आए। मो शान ने अफसोस जताते हुए कहा, यह शर्म की बात है कि हम केवल 3 को ही पकड़ पाए और बाकी को भागने दिया। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। हम इन फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ क्या करने जा रहे हैं? मो शान ने उत्सुकता से पूछा। मोहुआ ने हंसते हुए कहा, बस इन्हें एल्डर यू को सौंप दो, मुझे लगता है कि आने वाले महीने में सभी लोग अच्छा खाना खाएंगे। अगले दिन एल्डर यू रिफाइनरी शॉप पर पहुंचे और कियान परिवार निर्माण मास्टर्स को बंधे हुए देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, आपने उन्हें कैसे बांधा? मोहुआ ने जवाब दिया, वे सीधे हमारे दरवाजे पर आए। एल्डर यू थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्या कियान होंग ने अपना दिमाग खो दिया है? वे मेरी पृथ्वी अग्नि संरचना को तोड़ना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पकड़े गए कियान परिवार निर्माण मास्टर्स ने अपनी दूरी बनाए रखी, ये सोचकर कि अगर वे खुद को जोखिम में नहीं डालेंगे तो वे किसी भी खतरे में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ की दिव्य भावना इतनी शक्तिशाली होगी, जो उन्हें इतनी बड़ी दूरी से पता लगाने में सक्षम होगी। पूरी कहानी सुनने के बाद एल्डर यू मोहुआ की चौकस बुद्धि और दिव्य ज्ञान के कुशल उपयोग के लिए प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके।
अपनी प्रबल दिव्य इंद्रिय के बावजूद वह इन लोगों को सरसरी तौर पर देखने पर भी नहीं देख पाता, न ही वह उन्हें फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ जोड़ता। एल्डर यू ने सिर हिलाया। तुम सब ने बहुत मेहनत की है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे। एल्डर यू के बोलने के बाद वे पकड़े गए फॉर्मेशन मास्टर्स को कियान परिवार के पास ले गए। इन फॉर्मेशन मास्टर्स को मारना नामुमकिन था, वरना कियान परिवार इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देता। आखिरकार एक फॉर्मेशन मास्टर की साधना में बहुत पैसा खर्च हो सकता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। इसके अलावा अगर उन्हें मार भी दिया जाता तो ताओवादी दरबार को समझाना मुश्किल होता। तोंगशियान शहर में सभी खुलेआम जिन नियमों का पालन करते हैं उनके अनुसार जान लेना अंतिम उपाय होना चाहिए। चूंकि उन्हें न तो मारा जा सकता था और न ही रखा जा सकता था, इसलिए एकमात्र विकल्प उनका जबरन वसूली के लिए उपयोग करना था। और सौदेबाजी के लिए फॉर्मेशन मास्टर्स काफी मूल्यवान थे। एल्डर यू ने भारी नुकसान उठाने की योजना बनाई थी। कियान होंग इतना क्रोधित हुआ कि उसकी खांसी से खून बहने लगा। उसने पहले ही पूछताछ कर ली थी और पता चला कि एल्डर यू उस रात रिफाइनरी शॉप पर नहीं होंगे। फॉर्मेशन मास्टर्स बहुत दूर होंगे और क्यूई रिफाइनमेंट क्षेत्र में किसी व्यक्ति की दिव्य अनुभूति के कारण उनका पता नहीं चल पाएगा। फिर भी उसने जानबूझकर हर एहतियात बरतते हुए उनके पीछे पहरेदार भेजे थे। फिर भी वे कैसे पकड़े जा सकते थे? उन्हें वास्तव में कैसे पकड़ा गया? कियान होंग हैरान था और इसे समझ नहीं पा रहा था। इस बीच एल्डर यू फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ आ चुके थे। इस बार उन्होंने कोई बड़बड़ाहट नहीं दिखाए, बल्कि काफी खुश नजर आ रहे थे, मानो उन्होंने कोई शर्त जीत ली हो और डीलर द्वारा अपने चिप्स को स्पिरिट स्टोन्स से बदलने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन हारे तो वे ही थे, डीलर भी वे ही थे और स्पिरिट स्टोन्स भी उन्हें ही देने थे। चिप्स भी तो उन्होंने ही दिए थे। कियान होंग गुस्से से दांत पीस रहा था, फिर भी उसका चेहरा भावहीन था। इसके बजाय उसने आक्रामक रुख अपनाया और व्यंग्य किया। एल्डर यू, आप फाउंडेशन स्थापना चरण के एक साधक ने हमारे कियान परिवार निर्माण गुरुओं का अपहरण कर लिया है और आप में हमसे जबरन वसूली करने की भी हिम्मत है। एल्डर यू ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, बस हो गई ये बकवास, किसे बेवकूफ बना रहे हो? हम सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो? कियान होंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं इस मामले की रिपोर्ट ताओवादी न्यायालय के दरबारी नेता को दूंगा। कृपया बताएं, एल्डर यू ने लापरवाही से उत्तर दिया, और जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो आप ये भी बताना चाहेंगे कि आपका कियान परिवार रिफाइनरी शॉप में कैसे उत्पात मचाने आया? आपने हमारे कितने लोगों को घायल किया? आपने कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? आपने कितने संरचनाओं को बाधित किया? और आपने हमारे काम में कितना समय लगाया? तो फाउंडेशन स्थापना चरण में एक साधक के रूप में आप युवा पीढ़ी को लक्ष्य करते हैं। एल्डर यू ने हंसते हुए जवाब दिया, इस बार मैंने एक उंगली भी नहीं उठाई और असल में मुझे शुरू से आखिर तक इस पूरे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। परेशानी खड़ी करने और रंगे हाथों पकड़े जाने की गलती आपकी ही है। मुझे आज सुबह ही इसके बारे में पता चला, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। कियान होंग ने उसे ठंडेपन से देखा, आप क्या शर्तें चाहते हैं? थोड़ी ईमानदारी दिखाओ तो मैं तुम्हारे लोगों को लौटा दूंगा। इस तरह तुम अपनी इज्जत बचा लोगे और हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचने से बचा लोगे, एल्डर यू ने जवाब दिया। ये शब्द सुनते ही कियान होंग की पलकें झपक गईं। कैसी लाज बचाए, कैसे मधुर रिश्ते! यू चांगलिन को कब से इतनी नजाकत की परवाह हो गई। उन्होंने पूछा, आप कैसी ईमानदारी चाहते हैं? एल्डर यू ने उत्तर दिया, और क्या हो सकता है? अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कियान होंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, प्रति व्यक्ति 500 स्पिरिट स्टोन। एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया, ये पर्याप्त ईमानदारी नहीं है। तो फिर क्या? कियान होंग ने अधीरता से पूछा। ये फॉर्मेशन मास्टर्स हैं, इसके लिए अतिरिक्त की आवश्यकता है, एल्डर यू ने कहा। आप कितना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से एल्डर यू ने घोषणा की, प्रति व्यक्ति 10,000। कियान होंग गुस्से से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए एल्डर यू ने कहा, परिवार के मुखिया होने के नाते आपको अपना आपा खोने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, मैंने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं कर सकते। कियान होंग ने अपना गुस्सा निगलते हुए एक बार फिर पूछा, कितना? एल्डर यू ने मोलभाव करना शुरू कर दिया, प्रत्येक स्पिरिट स्टोन पर मोलभाव करते हुए मानो कियान होंग परिवार का मुखिया न होकर बाजार में सब्जियां बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी हो। एक गहन बातचीत के बाद एल्डर यू सौदे से संतुष्ट होकर स्पिरिट स्टोन्स लेकर चले गए।
जबकि कियान हॉर्न का चेहरा नीले रंग का हो गया और क्रोध में उसने अपना हाथ नीचे लाकर जोरदार तमाचा मारा, जिससे टेबलटॉप धूल में बदल गया। यू चांगलिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एल्डर यू ने स्पिरिट स्टोन्स को लिया तथा एक भाग को सार्वजनिक उपयोग के लिए आवंटित कर रिफाइनरी शॉप का निर्माण किया तथा शेष से उन्होंने भारी मात्रा में शराब और मांस का प्रबंध किया तथा कारीगरों और मॉन्स्टर हंटर्स को एक शानदार दावत के लिए आमंत्रित किया। शराब तो अच्छी थी, लेकिन मांस आध्यात्मिक मांस नहीं था। इतने सारे साधकों को आध्यात्मिक मांस खिलाना एल्डर यू की क्षमता से बाहर था। उन्होंने मोशान को ढूंढा और लियू रुहुआ से कुछ राक्षस जानवरों का मांस पकाने में मदद लेने के लिए आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। वहां गोमांस, मटन, चिकन और अन्य व्यंजन थे जिन्हें तीखे मसालों के साथ पकाया गया था। सुगंधों का मिश्रण बहुत ही आकर्षक था और वहां बहुत सारा खाना तैयार था जिसे खाकर कोई भी संतुष्ट हो सकता था। सभी ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया और मोह हुआ भी अपवाद नहीं था। उसे भोजन में बहुत आनंद आ रहा था और रिफाइनरी शॉप का माहौल जीवंत और खुशनुमा था। केवल मास्टर बान ने बिना किसी स्वाद के खाया। मूलतः उन्हें चिंता थी कि केवल मोहुआ द्वारा संरचना तैयार करने से उनके पास सैनिकों की कमी हो जाएगी और वे निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब कियान परिवार द्वारा बार बार परेशानी पैदा करने, कारीगरों को घायल करने और कुछ निर्माणों को नुकसान पहुंचाने के कारण कुछ संरचनाओं को पुनः तैयार करने की आवश्यकता थी, जिससे प्रगति को पकड़ना और भी असंभव हो गया। मास्टर बान ने आह भरी। उनके मुंह में शराब का स्वाद खट्टा और कड़वा दोनों था, एक अवर्णनीय स्वाद। मुंह हुआ, जो एक बड़े मुर्गे की टांग को कुतर रहा था, ने मास्टर बान के हाव भाव देखे और पूछा, मास्टर बैन, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? मास्टर बान ने फिर से गहरी सांस ली। वे चिंताओं से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे व्यक्त किया जाए। वह निश्चित रूप से मोहुआ को जल्दी नहीं कर सकता था, उसे अपनी संरचना ड्राइंग में तेजी लाने के लिए कह रहा था। इसके अलावा जब से उन्हें पता चला कि मोहुआ एक फॉर्मेशन मास्टर थी और वह प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन बनाने में सक्षम थी, मास्टर बान ने उसके प्रति एक निश्चित श्रद्धा महसूस की, जिससे वह अपने शब्दों के साथ अधिक सतर्क हो गए और पहले की तुलना में कम सहज हो गए। ये देखकर कि मास्टर बान परेशान थे, मोहुआ ने कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो बोलिए। मोहुआ के समझाने पर मास्टर बान ने अपना संकल्प दृढ़ किया और कहा, मोहुआ, इस संरचना को पूरा होने में कितना समय लगेगा? मोहुआ ने अनुमान लगाया और जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कियान परिवार आगे भी उपद्रव मचाता रहेगा या नहीं। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो यह शायद लंबा खींचेगा, लेकिन अगर वे डर गए और सबक सीख गए तो अंत जल्दी आ जाएगा। हालांकि कियान परिवार की गड़बड़ियों के कारण कुछ संरचनाओं को फिर से तैयार करना होगा, इसलिए इसमें निश्चित रूप से शुरुआती अनुमान से ज्यादा समय लगेगा। मास्टर बान ने सिर हिलाया, तो मैं इसे आपके सक्षम हाथों में छोड़ दूंगा। ऐसा कहने के बावजूद भी वह अभी भी चिंतित महसूस कर रहा था। कई वर्षों तक शिल्पकार के रूप में कार्य करने के कारण उन्होंने अनगिनत वादे और अनुमान सुने थे, लेकिन पूरी की गई प्रतिबद्धताओं या समय पर निर्धारित कार्यक्रम पूरे किए जाने की संख्या बहुत कम थी। मोहुआ ने यह देखकर कि मास्टर बान अभी भी आशंकित थे, पूछा, क्या निर्माण अवधि में देरी बहुत गंभीर होगी? यह कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन यदि निर्माण कार्य में देरी होती है तो हम कारीगर अपना हिसाब किताब नहीं चुका पाएंगे और हमारे नीचे काम करने वाले मजदूरों को स्पिरिट स्टोन का हिस्सा नहीं मिलेगा। मास्टर बान का व्यवहार गंभीर हो गया। शिल्पकार आमतौर पर गरीब परिवारों से आते हैं। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने, बच्चों की खेती बाड़ी का खर्च उठाने के लिए स्पिरिट स्टोन कमाने पड़ते हैं। दिन रात मेहनत करके बस मामूली कमाई करनी पड़ती है। निर्माण कार्य रुक जाने पर स्पिरिट स्टोन के बिना उनके घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाएगा। मोहुआ ने गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए समझ में सिर हिलाया, क्योंकि उसका अपना परिवार भी कठिन समय से गुजरा था। तोनशान शहर में अधिकांश छुट्टा साधक राक्षस शिकारी थे जो जीविका चलाने के लिए राक्षस जानवरों का शिकार करते थे। बहुत कम लोग शिल्पकार थे और उनमें से भी बहुत कम ही कुशल शिल्पकार बन पाते थे। इन कुशल कारीगरों को, जो अधिकतर अन्य क्षेत्रों से आए हुए किसान थे, अक्सर वहां जाना पड़ता था जहां उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती थी। जहां कहीं भी गुफाएं, घर, रिफाइनरी की दुकानें, किमियागर के व्यवसाय और अन्य निर्माण कार्य करने की आवश्यकता होती थी, वे वहां जाते थे। ताओ साधना भवन के निर्माण में कई महीनों से लेकर 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता था, और इस दौरान वे शायद ही कभी घर जाते थे, अक्सर अपने प्रियजनों से अलग रहते थे। फिर भी इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उनके द्वारा अर्जित आत्मा पत्थर मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त थे।
ऐसा लगता है कि इस दुनिया में छुट्टा खेती करने वालों की आजीविका, चाहे वे जीविका के लिए कुछ भी करते हों, कभी आसान नहीं थी। मुंह हुआ ने आह भरते हुए पूछा, क्या लोग स्पिरिट स्टोन के भुगतान में भी चूक करते हैं? मास्टर बान के चेहरे पर बेबसी छा गई। ऐसा अक्सर होता है। गुफा में घर बन जाने के बाद दूसरे लोग स्पिरिट स्टोन नहीं देना चाहते या फिर बहाने बनाते हैं कि वे स्पिरिट स्टोन नहीं दे सकते और बस भुगतान टालते रहते हैं, कभी भुगतान ही नहीं करते। हमारे पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है। लगभग 80 या 90 साल पहले, जब मैं कोई शिल्पकार नहीं था, बस एक साधारण कारीगर था, मैंने अपने गुरु के साथ मिलकर एक साधक के लिए एक छोटा सा गुफा निवास बनाया। जब हमने निर्माण पूरा कर लिया तो साधक ने कहा कि उसके पास आत्मा रत्न समाप्त हो गए हैं और हमें इंतजार करने को कहा। हम 3 महीने तक इंतजार करते रहे, फिर भी हमें एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिला। हमारा परिवार इतना गरीब था कि हम 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे, इसलिए हमारे पास उससे दोबारा पैसे मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब हम उसे ढूंढ पाए तो वह फूड बिल्डिंग में था, स्वादिष्ट खाने पीने का आनंद ले रहा था और गाने वाली लड़कियों पर स्पिरिट स्टोन लुटा रहा था। जब हमने उससे स्पिरिट स्टोन मांगे तो उसने घमंड से कहा कि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं, लेकिन वह हमें नहीं दे रहा। ये सुनकर मुंह हुआ क्रोधित हो गया, क्या तुमने उसे नहीं पीटा? हमने किया। मास्टर बान ने सिर हिलाया। हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे बांध दिया और उसकी पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वह ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों के पास गया। उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया और आधे महीने तक जेल में रखा। आखिरकार मेरे मालिक ने अपराध की जिम्मेदारी ली। ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों ने उसे दोषी ठहराया और 10 साल के लिए जेल भेज दिया। हमें दर्जनों लाठियों से पीटा गया और फिर रिहा कर दिया गया। अपने पूर्व स्वामी के बारे में सोचते हुए मास्टर बान को एक पल के लिए दुख हुआ। ताओवादी न्यायालय के अधिकारी वास्तव में अच्छे नहीं हैं, मुंह हुआ ने गुस्से से कहा। तभी उसे याद आया कि झांग लैन भी ताओवादी दरबार का एक साधक था और बहुत अच्छा इंसान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनजाने में उसके साथ अन्याय किया हो। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते, मास्टर बान ने शांति से मुंह हुआ को सलाह दी। क्या कोई अपवाद है? मास्टर बान ने सिर हिलाया। साधना जगत बहुत विशाल है, हर जगह ताओवादी दरबार हैं। उनमें से कुछ कर्तव्यनिष्ठ और वफादार हैं, जबकि अन्य लालची और भ्रष्ट हैं। ये सामान्यीकरण उचित नहीं है। आसपास के कई शहरों में जहां मैंने ताओवादी दरबारों का अनुभव किया है, तोंगशियान शहर का ताओवादी दरबार अपेक्षाकृत नियमों का पालन करने वाला है। भले ही वे कभी कभार कुछ रिश्वत लेते हों, यह मानव स्वभाव है। अन्य जगहों पर अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कुछ ताओवादी दरबार स्थानीय कुलों के साथ मिलकर संपत्ति हड़प लेते हैं, साधना तकनीकों और विरासतों का लालच करते हैं, जिससे दूसरों को अपना परिवार और अपनी जान दोनों गंवानी पड़ती है। जब मास्टर बान बोल रहे थे तो वे स्पष्ट रूप से हिल गए थे। मुंह हुआ भी ये सुनकर हैरान रह गया। ताओ साधना जगत वाकई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल था। उन्होंने इन सभी बातों को गंभीरता से लिया ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर वे तैयार रहें। मास्टर बैन, चिंता मत करो। हालांकि एल्डर यू कंजूस है, वह दे स्पिरिट स्टोन दे देगा और भुगतान में चूक नहीं करेगा। मुंह हुआ ने उसे पूरे विश्वास के साथ आश्वस्त किया। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, संरचनाओं के बारे में मैं ज्यादा देरी से बचने के लिए और भी तेजी से चित्र बनाऊंगा। आखिरकार कारीगरों के लिए स्पिरिट स्टोन अर्जित करना आसान नहीं था और उनके मिलने का इंतजार करना कोई सुखद अनुभव नहीं था। लेकिन मास्टर बान हैरान रह गए और भी तेजी से पेंट करें। वह पहले से ही काफी तेजी से पेंटिंग बना रहा था, वह और तेज कैसे बना सकता था? आखिरकार मुंह हुआ तो बस एक इंसान था और 11-12 साल का बच्चा। मास्टर बान को थोड़ा अपराधबोध हुआ और उन्होंने चिंतित होकर कहा, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बस व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ो। इसमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी दिव्य भावना पर जरूरत से ज्यादा जोर दोगे और इससे तुम्हारी चेतना का सागर क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। मैंने सुना है कि अगर किसी फॉर्मेशन मास्टर के चेतना सागर को चोट पहुंचती है तो वे जीवन भर फॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुंह हुआ ने जवाब दिया। इससे पहले, क्योंकि यह पहली बार था कि वह इतने बड़े ताओ साधना भवन पर संरचनाओं को चित्रित कर रहा था, और यह भी पहली बार था कि वह इतने सारे संरचनाओं को डिजाइन और योजना बना रहा था, उसने सावधानीपूर्वक और सावधानी से चित्रकारी शुरू की, जिसका मतलब था कि गलतियों से बचने के लिए धीमी गति से चित्रकारी करना।
अब इतने दिनों तक चित्रकारी करने के बाद उनकी तकनीक और भी ज्यादा निपुण हो गई थी। हालांकि आकृतियां कई थीं, लेकिन वे जटिल नहीं थीं। उनमें से ज्यादातर तो पहली श्रेणी की आकृति विधि के स्तर तक भी नहीं पहुंचती थीं और उन्हें चित्रित करना भी मुश्किल नहीं था, बस कुछ नीरस था। मोहुआ को भी जल्द से जल्द चित्रकला समाप्त करने की आवश्यकता थी ताकि वह उच्च स्तरीय यौगिक संरचनाओं को सीखने और लागू करने का तरीका खोज सके। यौगिक संरचनाएं अधिक रोचक होनी चाहिए। मास्टर बान ने मोहुआ का आत्मविश्वास भरा रूप देखा और अनजाने में ही उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। हालांकि उन्होंने हमेशा फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ बेहद सम्मान से पेश आया था, फिर भी उनके दिल में एक तरह की नाराजगी थी। लेकिन किसी की छत के नीचे होने के कारण, फॉर्मेशन मास्टर की हैसियत और पहचान के कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ता था, बस इतना ही। वे फॉर्मेशन मास्टर्स थे और वे सिर्फ शिल्पकार थे। फॉर्मेशन मास्टर्स भव्य गुफा आवासों में रह सकते थे, जबकि ये शिल्पकार केवल उन्हें बनाने के लिए ही उपयुक्त थे। ताओ साधना जगत में अधिकांश वास्तुकला इन कारीगरों द्वारा ईंट दर ईंट जोड़कर बनाई गई थी, फिर भी एक भी ईंट उनकी नहीं थी। लेकिन मोहुआ उन सभी फॉर्मेशन मास्टर्स से अलग था जिन्हें उसने देखा था। वह अभिमानी या दबंग नहीं था, उसकी आंखों में एक पहाड़ी झरने के पानी जैसी स्पष्टता थी। मोहुआ को देखकर मास्टर बान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये देखकर कि मास्टर बान ने आखिरकार भौहें चढ़ाना बंद कर दिया, मोहुआ भी मुस्कुराया। मैं गठन का ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मास्टर बान ने भारी स्वर में सिर हिलाया, मैं निश्चिंत हूं। फिर उसने अपना गिलास उठाया, मोहुआ की ओर मुस्कुराया और कहा, मैं आपके लिए टोस्ट उठाता हूं। मोहुआ के पास न तो प्याला था और न ही शराब, और ऊपर से शराब का स्वाद भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने मुर्गे की टांग हाथ में ली और मास्टर बान के प्याले से सटाते हुए कहा, चीयर्स। मास्टर बान हंसे, उनका मन संदेह से मुक्त हो गया और उन्होंने अपने प्याले में शराब पी ली। और तभी शराब का असली स्वाद चखने पर वे बोले बिना नहीं रह सके, अच्छी शराब। अगले दिनों में मोहुआ ने अपनी फॉर्मेशन पेंटिंग में तेजी लानी शुरू कर दी। स्वर ज्ञान जुए की साधना जितनी गहरी होती, दिव्य इंद्रिय का नियंत्रण उतना ही मजबूत होता, मोहुआ की संरचनाएं उतनी ही तेजी से तैयार होती। इसके अलावा ये संरचनाएं ऐसी थीं जिनका मोहुआ ने ताओवादी स्टेल या फॉर्मेशन पेपर पर कई बार अभ्यास किया था। वह हर एक फॉर्मेशन पैटर्न को अच्छी तरह से जानता था। मोहुआ की कलाई नाच रही थी, उसका ब्रश तेजी से चल रहा था, उसके स्ट्रोक बादलों और बहते पानी की तरह सहज थे। संरचना पैटर्न एक के बाद एक उभर रहे थे और संरचनाओं के नक्शे पूरे हो गए थे। मास्टर बान ने ये सब देखकर स्तब्ध रह गए, और यहाँ तक कि एल्डरयू, जिन्होंने मोहुआ को कई बार आकृतियां बनाते देखा था, मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार के कौशल ने एक फॉर्मेशन मास्टर की मुक्ति को दर्शाया जो सैकड़ों वर्षों से इस शिल्प में डूबा हुआ था। प्रत्येक स्ट्रोक और पैटर्न उसके दिमाग में अंकित हो गया। उसे यह जानने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसका ब्रश कहाँ जाना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से संरचना का निर्माण करता था। और इस प्रकार लगभग 10 दिन बाद मोहुआ ने रिफाइनरी शॉप की इमारत पर सभी संरचनाओं को चित्रित करना समाप्त कर दिया। शुरुआती उम्मीद से 5-6 दिन की देरी हो गई थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कियान परिवार बार बार आकर परेशानी खड़ी कर रहा था। नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी और उससे फिर से बनाना जरूरी था। लकड़ी के बीम टूट गए थे और उन्हें फिर से खड़ा करना पड़ा, और जब संरचनाएं पूरी तरह से भर गईं, तो मोहुआ को फिर से काम शुरू करना पड़ा, वरना काम कुछ दिन पहले ही पूरा हो जाता। मास्टर बान ने रिफाइनरी शॉप की दीवारों से लेकर हर इमारत तक की अनगिनत जटिल संरचनाओं को अविश्वास भरी नजरों से देखा। ये सभी संरचनाएं वास्तव में मोहुआ द्वारा अकेले ही पूरी की गई थीं। मोहुआ ने जिस गति से चित्रकारी की, उसे देखने और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये तोंगशियान शहर की सबसे बड़ी रिफाइनरी शॉप थी। ये सभी निर्माण वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा पूरे किए गए थे। मास्टर बान ने उसकी जांघ पर जोर से चुटकी काटी और उसके बाद जो दर्द हुआ उससे उसे राहत मिली। इससे पुष्टि हुई कि वह वास्तव में सपना नहीं देख रहा था। इन संरचनाओं के पूरा होने के साथ मोहुआ का काम अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, जिससे कारीगरों को संरचनाओं को सील करने और इमारत को और अधिक नवीनीकृत करने का काम मिल गया। ये मामले अब मास्टर बान की चिंता का विषय होंगे। मोहुआ ने अपनी कलाइयों को रगड़ा और अपने कंधों को इधर उधर हिलाया। वह इतने दिनों से आकृतियां चित्रित कर रहा था और अब जबकि मुख्य काम पूरा हो चुका था, वह आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता था। इस समय का उपयोग वह आकृति निर्माण कार्य में हुए लाभ और हानि पर विचार करने के लिए कर सकता था।
वास्तुकला संरचना मानचित्र में मुख्य रूप से पृथ्वी और लकड़ी के गुणों पर आधारित संरचनाएं थीं, जिन्हें धातु, जल और अग्नि तत्वों द्वारा पूरित किया गया था। मूलतः सभी पंचतत्व संरचनाएं इनका उपयोग करेगी। पांच तत्व संरचना ताओ साधना जगत में सबसे व्यापक रूप से लागू संरचना है और इस अवसर के माध्यम से मोहुआ ने कुछ बुनियादी संरचनाओं की अपनी समझ का विस्तार किया, पांच तत्व संरचना पैटर्न के अपने अनुप्रयोग को मजबूत किया और संरचनाओं के उपयोग और विभिन्न संरचनाओं के बीच बातचीत में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इसके अलावा इस अवधि के दौरान दिन रात अथक रूप से संरचनाएं बनाने के बाद मोहुआ की दिव्य भावना विकसित हो गई थी, उस पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत हो गया था और संरचनाओं में उसकी नींव भी काफी गहरी हो गई थी। मोहुआ ने सिर हिलाया, वह स्वयं से काफी संतुष्ट था और फिर अपने प्रशिक्षण अध्ययन के अगले चरण की तैयारी करने लगा। मास्टर बान अपनी कलाकृति शोधनशाला के आगामी निर्माण कार्यों को पूरा करने में व्यस्त थे, लेकिन जिन निर्माण संबंधी मुद्दों ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया था, वे पहले ही सुलझ चुके थे और परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी। मास्टर बान को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया हो। रिफाइनरी की दुकान पूरी होने के बाद स्पिरिट स्टोन की किश्तें चुकाने का समय आ गया था। वह आखिरकार अपने कारीगर शिष्यों को स्पष्टीकरण दे सकता था और सभी लोग एक अच्छे साल का आनंद लेने के लिए घर लौट सकते थे। इस विचार मात्र से ही मास्टर बान को पूर्ण संतुष्टि महसूस हुई और कई महीनों की व्यस्तता के बाद अंततः उन्हें रात में अच्छी नींद आ सकी। इस बीच कियान होन की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। कियान परिवार के शिष्यों की रिपोर्ट के अनुसार कारीगरों के समूह ने निर्माण कार्य को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। उनके विचार में ये पूर्णतया असंभव था। अंतिम रूप देने का मतलब था कि अंदर की संरचनाएं पहले ही पूरी हो चुकी थीं। इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप, भले ही बुनियादी और सरल संरचनाओं का ही इस्तेमाल किया गया हो, इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने रिफाइनरी शॉप के निर्माण कार्य में बाधा डालने और देरी करने के लिए लोगों को भी भेजा था। कियान होन के अनुमान के अनुसार अगर रिफाइनरी शॉप में सब कुछ ठीक ठाक भी रहा तो भी काम पूरा होने में 1 महीना और लगेगा। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने काम कैसे शुरू कर दिया? क्या ये यू चांगलिन की एक और चाल हो सकती है? वह मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिफाइनरी की दुकान पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है ताकि कियान परिवार यह विचार छोड़ दे। यू चांगलिन मोटी चमड़ी वाला और निर्दयी, उसके लिए ऐसी योजना बनाना उसके चरित्र के अनुरूप होगा। कियान होन की निगाहें तेज हो गईं क्योंकि उन्होंने किसी को मास्टर कियान को आमंत्रित करने का निर्देश दिया और फिर वे दोनों रिफाइनरी की दुकान के पास एक चाय की दुकान में गए, एक निजी कमरे में बैठे और रिफाइनरी की दुकान को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त कर दिया। मास्टर कियान ने उसे वापस लेने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए उस पर अपनी दिव्य भावना को प्रवाहित किया और कहा, संरचनाएं पूरी हो गई हैं। कियान होन को अचानक आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ये संरचनाएं किस स्तर की हैं? मास्टर कियान एक क्षण के लिए हिचकिचाए और फिर धीरे से बोले, हमारे कियान परिवार की हवेली की संरचना की तुलना में वे काफी तुलनीय हैं। कियान होन को विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? उनके कियान परिवार की हवेली में संरचनाओं को बहुत अधिक खर्च के साथ तैयार किया गया था, जिसमें वास्तुशिल्प संरचना मानचित्र को डिजाइन करने के लिए प्रथम श्रेणी के संरचना मास्टर को नियुक्त किया गया था और कई संरचना मास्टर्स ने एक साथ मिलकर संरचना को तैयार किया था, जिसके निर्माण में काफी समय लगा। यू चांगलिन के पास ऐसी कौन सी योग्यता या क्षमता थी कि वह एक ऐसी कलाकृति रिफाइनरी की दुकान बना सके जो कियान परिवार की हवेली के निर्माण को टक्कर दे सके? मास्टर कियान को खुद इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, मैंने तो बस अपनी दिव्य इंद्रिय से दूर से ही इसे गौर से देखे बिना देखा था, लेकिन बाहरी दीवारों पर बनी उन संरचनाओं की ताकत वाकई कोई साधारण चीज नहीं है। तुम्हारा मतलब है, हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ बाहरी दीवार संरचनाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया हो। आंतरिक संरचनाएं काफी अपरिष्कृत हो सकती हैं, या ये भी बहुत संभव है कि अंदर कोई संरचना ही न हो। कियान होंग ने सिर हिलाया। मास्टर कियान का यह अनुमान बिल्कुल सही था। अन्यथा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि मॉन्स्टर हंटर्स ने इतने कम समय में इतनी बड़ी रिफाइनरी शॉप के अंदर निर्माण कैसे पूरा कर लिया। एक और समस्या है, मास्टर कियान ने कहा। भले ही यह सिर्फ बाहरी दीवार की संरचना हो, इस संरचना की मजबूती को देखते हुए इसमें शामिल संरचना पैटर्न की संख्या इतनी नहीं होनी चाहिए कि 1 या 2 संरचना मास्टर इसे पूरा कर सकें। कियान होंग ने भी भौहें चढ़ाईं। दोनों के मन में एक ही समय में एक प्रश्न उभर रहा था। राक्षस शिकारियों में वास्तव में कितने फॉर्मेशन मास्टर्स हैं?
रिफाइनरी शॉप का निर्माण हो चुका है तथा संरचना भी पूर्ण हो चुकी है, अब वे परेशानी पैदा नहीं कर सकते। जब बाहरी दीवारें बंद हो जाती हैं और संरचना सक्रिय हो जाती है तो चुपके से अंदर घुसने के बारे में सोचना मूर्खता के सपने के समान होगा। मास्टर कियान ने फिर से रिफाइनरी शॉप पर नजर डाली और अचानक पूछा, परिवार प्रमुख, क्या आप जानते हैं कि इस रिफाइनरी शॉप में कौन सी संरचनाएं इस्तेमाल की गई हैं? विशिष्ट निर्माण संरचनाओं को पृथ्वी और लकड़ी श्रृंखला से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन विशिष्ट संरचनाओं के लिए मैं एक निर्माण मास्टर नहीं हूं, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं हूं, कियान होंग ने विचार किया और कहा। परिवार प्रमुख, आपने पहले भी इन संरचनाओं का सामना किया है, मास्टर कियान ने शांत भाव से कहा। कियान होंग ने विचारपूर्वक सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। क्या आप उस दिन आध्यात्मिक खानों के प्रवेश द्वार पर इस्तेमाल किए गए गठन के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मास्टर कियान ने सिर हिलाया। प्रथम श्रेणी की निर्माण विधियों में से एक है अर्थस्टोन फॉर्मेशन, जो मिट्टी और पत्थर को मजबूत कर सकती है और बाहरी दुश्मनों का प्रतिरोध कर सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिफाइनरी शॉप की दीवारें इसी प्रथम श्रेणी के अर्थस्टोन फॉर्मेशन से मजबूत हैं। कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं और फिर उसे समझ आ गई। मास्टर कियान ने कहा, एक पृथ्वी अग्नि संरचना, एक पृथ्वी पत्थर संरचना। पहले ये दो संरचनाएं थीं और अब भी ये दो संरचनाएं हैं। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, मॉन्स्टर हंटर्स के बीच संरचना मास्टर ज्यादा संरचनाओं को नहीं जानता, इसलिए वह केवल इन दो का ही बार बार उपयोग कर सकता है। यह उसकी गलती नहीं है, मास्टर कियान ने आह भरी। प्रथम श्रेणी की संरचनाएं सीखना आसान नहीं है और यह काफी उल्लेखनीय है कि उसने इन दोनों में महारत हासिल कर ली है। कियान होंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में फॉर्मेशन सीखना कठिन है। प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। फॉर्मेशन सीखना कठिन है और उन्हें संभालना उससे भी कठिन है। नामहीन चोटी पर मॉन्स्टर हंटर के साथ पिछली लड़ाई में इन दोनों संरचनाओं ने कियान परिवार को बहुत परेशान किया था। अगर ये दोनों संरचनाएं न होती तो उनके कियान परिवार को इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एल्डर यू, वह बूढ़ा बदमाश, और वे राक्षस शिकारी आत्मा पत्थरों से भरा पूरा भार लेकर जाने और बिना किसी नुकसान के वापस लौटने में सक्षम नहीं होते। हर बार जब वह इस बारे में सोचता था तो कियान होंग को दिल में ऐसा दर्द महसूस होता था जैसे उसे चाकू से काटा जा रहा हो। मास्टर कियान ने कहा, अब जब रिफाइनरी शॉप पूरी हो गई है तो परिवार प्रमुख, इस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। कियान होंग ने सिर हिलाया। एल्डर यू ने रिफाइनरी शॉप सिर्फ आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बनाई थी ताकि वे हमारे कियान परिवार के व्यवसाय से मुकाबला कर सकें। हमें बस आगे बढ़कर ज्यादा और बेहतर आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना है, बिक्री मूल्य कम करना है और उनके लिए अपना व्यवसाय जारी रखना असंभव बना देना है, और स्वाभाविक रूप से कोई परिणाम नहीं होगा। और कलाकृतियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुंजी है शोधन भट्ठी। कियान होंग ने बोलना समाप्त किया, फिर पूछा, शोधन भट्टियों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि संरचना के बारे में आपकी समझ कैसी है? मास्टर कियान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, इन दिनों मैं दिन रात लगन से पढ़ाई कर रहा हूं और अब मुझे इसका ज्यादातर हिस्सा समझ आ गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं इसमें पूरी तरह से निपुण हो जाऊंगा। कियान होंग ने प्रसन्नता व्यक्त की और अपने हाथ झुकाए। आपने कड़ी मेहनत की है, गुरुजी। मास्टर कियान ने शिष्टाचार का जवाब देते हुए कहा, चूंकि मैं कियान वंश का वंशज हूं और परिवार द्वारा समर्थित हूं, इसलिए वंश के लिए हर संभव प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। परिवार के मुखिया, आप बहुत विनम्र हैं। कियान होंग कुछ सोचने लगा और अचानक बोलने में हिचकिचाने लगा। मास्टर कियान ने कहा, यदि परिवार के मुखिया को कुछ कहना है तो कृपया खुलकर बोलें। कियान होंग ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, राक्षस शिकारियों के बीच फॉर्मेशन मास्टर, वह प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली आग के फॉर्मेशन में भी महारत हासिल नहीं कर सकता था, है ना? वरना एल्डर यू रिफाइनरी शॉप क्यों बनाते? मास्टर कियान थोड़ा अचंभित हुए और कुछ सोचने के बाद उन्हें लगा कि बात तो सही है। फिर उन्होंने दोबारा सोचा और इनकार कर दिया। असंभव। पिघलती आग की संरचना अन्य प्रथम श्रेणी संरचनाओं से अलग है। इसके संरचना पैटर्न ज्यादा पेचीदा है और संरचना धुरी ज्यादा जटिल है। इसे सीखना इतना आसान नहीं है। अगर वह सचमुच पिघलती आग की संरचना, पृथ्वी अग्नि संरचना और पृथ्वी पत्थर संरचना के साथ साथ जानता होता तो उसके पास पहले से ही एक प्रथम श्रेणी संरचना गुरु की शक्ति होती। एक प्रथम श्रेणी का निर्माण गुरु, जिसके पास कोई प्रतिष्ठित पद नहीं है और जिसे कुलों और संप्रदायों द्वारा एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाता है।
ऐसा कोई व्यक्ति अपनी स्थिति की परवाह किए बिना ढीले साधकों के साथ कैसे जुड़ सकता है? ये सुनकर कियान होन को भी लगा कि यह बात सही है, लेकिन फिर भी कुछ शंकाओं के साथ उसने कहा, लेकिन क्या होगा यदि यह व्यक्ति वास्तव में पिघलती आग की संरचना बना सके? परिवार प्रमुख, आप निश्चिंत रहिए। भले ही यह फॉर्मेशन मास्टर पिघलने वाली आग की संरचना बना ले, लेकिन वह केवल साधारण पिघलने वाली आग की संरचनाएं ही बना पाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पैटर्न हो, निश्चित रूप से प्रामाणिक प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली आग की संरचना नहीं, मास्टर कियान ने आश्वासन दिया। मैंने इन दिनों लगन से अध्ययन किया है और व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि पिघलती आग की संरचना सीखना कितना कठिन है। इस संरचना की तुलना अन्य साधारण प्रथम श्रेणी की संरचनाओं से नहीं की जा सकती। वह संरचना गुरु इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता, मास्टर कियान ने दृढ़ता से कहा। मो हुआ वास्तव में प्रथम श्रेणी की पिघलती आग की संरचना नहीं बना सका। चूंकि उसे पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए उसने सीखने की जहमत नहीं उठाई। अब जबकि वह एक मिश्रित संरचना आजमाना चाहता था जिसमें पिघलती आग की संरचना भी शामिल थी, तो सीखने का समय आ गया था। इसका अध्ययन करने के बाद उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन सीखना काफी कठिन था। गठन पैटर्न वास्तव में ज्यादा पेचीदा थे। सामान्य अग्नि श्रृंखला गठन पैटर्न से थोड़े अलग, गठन धुरी के लिए आवश्यक दिव्य ज्ञान की शक्ति भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा थी। मो हुआ 1.5 दिन से अभ्यास कर रहा था और धीरे धीरे इसमें पारंगत हो रहा था। तभी उसने एल्डर यू को चिंतित भाव से देखा। बड़े, क्या कियान परिवार फिर से परेशानी पैदा करने आया है? मो हुआ ने पूछा। एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया। हमारे पास आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स की कमी है। हमारे पास कितने कम हैं? लगभग 10 या उसके आसपास। इतने सारे? मो हुआ हैरान था। क्या शहर में बहुत से आर्टिफैक्ट रिफाइनर नहीं हैं? क्या वे आना नहीं चाहते? हाँ, एल्डर यू ने कुछ असहाय होकर कहा। कुछ लोगों के पास पहले से ही अपनी रिफाइनरी की दुकानें हैं और वे स्थानांतरित नहीं होना चाहते हैं। अन्य लोग किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते हैं और विवश नहीं होना चाहते हैं, या वे अंतर्मुखी हैं जो दूसरों के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं। संक्षेप में, उनके कारण अलग अलग हैं लेकिन परिणाम एक ही है, वे आना नहीं चाहते हैं। क्या वे भी कियान परिवार के बारे में चिंतित हैं? एल्डर यू ने सिर हिलाया। यह उनकी चिंताओं में से एक है। उन्हें डर है कि कियान परिवार उन्हें परेशान करेगा और यह भी कि हम कियान परिवार पर काबू नहीं पा सकेंगे, फिर वे भी बदकिस्मत होंगे। ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या मास्टर चेन आने को तैयार हैं? कौन मास्टर चेन? दक्षिण मेन स्ट्रीट पर छोटे तालाब के बगल में चेन की रिफाइनरी शॉप से काले चेहरे वाला दुबला पतला आदमी। ओह, एल्डर यू को याद आया, वह भी आने को तैयार नहीं है। मो हुआ ने अपने हाथ में पकड़ी हुई अधूरी पिघलती आग की संरचना को नीचे रखा और कहा, मैं जाकर देखूंगा। तुम क्या देखने जा रहे हो? क्या वह तुम्हारी बात सुनेगा? एल्डर यू कुछ हैरान थे। पक्का नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। मास्टर चेन के साथ मेरे संबंध काफी अच्छे हैं, मो हुआ ने कहा। एल्डर यू ने उस किशोर लड़के को देखा जो आधे व्यक्ति जितना लंबा था, वह मो हुआ था, और फिर मास्टर चेन के कठोर चेहरे के बारे में सोचा और समझ नहीं पाया कि उनके बीच किस तरह का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, पहले आप इसे आजमाएं, मैं कुछ अन्य आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स की तलाश करूंगा, एल्डर यू ने कहा। हम ठीक है। ये बात कहने के बाद मो हुआ घर वापस गया, अपनी माँ से कुछ शराब और मांस मांगा, उसे डिब्बे में भरकर अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। फिर वह चेन की रिफाइनरी की दुकान पर गया और मास्टर चेन को ढूंढ निकाला। मास्टर चेन दाजू और बाकी लोगों को लोहे की ढलाई में आगे ले जा रहे थे। हर जगह झनकार की आवाजें गूंज रही थीं और चिंगारियां उड़ रही थीं। मो हुआ ने 2-3 बार चिल्लाया, मास्टर चेन ने उसे सुना। मास्टर चेन ने दाजू को अपनी बात जारी रखने दी, फिर अपने हाथ धोए, पसीना पोंछा और मो हुआ का आंगन में स्वागत किया। आंगन में कई छोटे स्टूल और मेजें थीं। मो हुआ ने बैठने के लिए एक स्टूल चुना और स्टोरेज बैग से शराब और मांस निकाला। मो हुआ ने कहा, यह मेरी तरफ से सभी के लिए उपहार है। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यद्यपि मास्टर चेन ने मौखिक रूप से मना कर दिया, लेकिन उनकी नजरें शराब के जग से कभी नहीं हटी। विनम्र मत बनो, मो हुआ ने कहा। मास्टर चेन ने शर्मीली होना छोड़ दिया। आखिरकार वह मो हुआ से अच्छी तरह परिचित थे और उसे अजनबी नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, तो मैं नहीं रहूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर चेन ने शिष्यों के एक समूह को बुलाया। जो काम कर रहे हो उसे बंद करो, थोड़ा आराम करो और आकर कुछ खाओ।
ये सुनकर कलाकृति शोधक शिष्यों का समूह बहुत खुश हुआ और वे सभी अपना काम छोड़कर चारों ओर इकट्ठा हो गए। जब से हुआ अंदर आया और जिस क्षण उसने खाने का डिब्बा मेज पर रखा, तब से ही वे शोधन से विचलित हो गए थे। कलाकृतियों को परिष्कृत करना शारीरिक रूप से कठिन था और ये युवा और मजबूत लोग भी बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें आसानी से भूख लग जाती थी। रिफाइनरी शॉप का कारोबार असल में उतना अच्छा नहीं था, उनके लिए भरपेट खाना मिलना ही बड़ी उपलब्धि थी, स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाना तो दूर की बात थी। इसलिए जब उन्होंने महुआ द्वारा मेज पर रखा मांस देखा तो उनकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। क्यों?